देखो चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। चैप्टर का नाम क्या है, शेयर कैपिटल। ये चैप्टर बेटा टोटल सेक्शन जो है इसमें वो ज़्यादा नहीं है, 43 से शुरू करेंगे और 72 पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 43 से लेके 72 तक का सेक्शन है जो किसको डील करता है बेटा, शेयर कैपिटल को। सबसे पहला आपका सवाल मुझसे दो बोलोगे अमित सर पहले ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या है बेटा, मनी। कैपिटल का मतलब क्या है, मनी। आप कैपिटल का मतलब क्या है बेटा, मनी। कंपनी को क्या चाहिए, पैसा। कंपनी को क्या चाहिए, पैसा। कंपनी अगर रन करनी है तो कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। करेक्ट है। अब कंपनी को जब पैसा चाहिए तो बेटा इस पैसे का नाम, इस पैसे को हमने एक नाम दिया, क्या दिया, शेयर। अब इसका नाम शेयर कैपिटल क्यों पड़ा, समझना। मान लो टाटा कंपनी है, टाटा लिमिटेड एक कंपनी है। टाटा कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, पैसा। टाटा कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। अब टाटा कंपनी ये पैसा कहां से लाएगी, डेट से लेके आएगी, है ना, लोन वगैरह लेगी, या फिर ये पैसा ओन फंड होगा, कहीं ना कहीं से लेके आओगे। अब ये दो टाइप के फंड बिना मार्केट कंपनी में होते हैं, एक तो ओन फंड, एक डेट फंड। ओन का मतलब खुद का पैसा और डेट फंड मतलब मार्केट से लिया गया। तो कंपनी हमेशा पैसा या तो मार्केट से मंगवाएगी, किस फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म में, या तो मंगाएगी डेट के फॉर्म में। अब डेट में हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर हो सकता है, लोन हो सकता है। अब ये जो पैसा मंगाया इसका नाम शेयर कैपिटल क्यों पड़ा, जब इन्वेस्टर्स ने पैसा किससे मंगाना था, इन्वेस्टर्स ने पैसा किसको दिया, कंपनी को दिया। अब इन्वेस्टर क्या बोल रहे, ठीक है हमने पैसा तो आपको दे दिया लेकिन हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। तो कंपनी ने क्या बोला, ठीक है जब आप हमें पैसा दोगे ना तो आज से आपका भी इस कंपनी में क्या माना जाएगा, कॉन्ट्री। आपका भी इस कंपनी में क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसी कॉन्ट्रीब्यूशन को बेटा क्या बोलते हैं, शेयर। इसी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, शेयर। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिस्सेदारी। करेक्ट है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा बेटा, शेयर कैपिटल। लॉजिक समझ में आया, इसका नाम शेयर कैपिटल क्यों पड़ा। कंपनी में जब इन्वेस्टर ने पैसा दिया तो क्या मांगा कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। तो लॉ मेकर ने कंपनी ने क्या बोला, ठीक है आप अगर हमें पैसा दोगे तो आज से आपका भी इस कंपनी में क्या माना जाएगा, हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, शेयर्स। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, शेयर कैपिटल। करेक्ट है, यहां तक कोई डाउट। चलिए अब अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ दे, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, तो सिंपल बोलना, शेयर्स इज नथिंग, इट जस्ट अ piece of paper through which company is giving क्या चीज, राइट और लाइबिलिटी। करेक्ट है। अगर आपसे कोई शेयर को डिफाइन करने के लिए बोलो तो सिंपल क्या बोलोगे, शेयर इज नथिंग, इट जस्ट अ piece of paper through which company gives the rights और liability। ठीक है, राइट्स याद है जब अपन ने मेंबरशिप चैप्टर पढ़ा था तो क्या बोला था, शेयर होल्डर के क्या राइट्स है, डिविडेंड ले सकता है, वोटिंग राइट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, ये सारे उसके कुछ राइट्स हैं। और लाइबिलिटी क्या है, ओनली एक ही लाइबिलिटी है बेटा, लाइबिलिटी टू पे अनपेड कॉल। ठीक है, याद है उस लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था, जो वादा किया वो बस निभा दो। वादा क्या किया था कि हम पैसा देंगे, तो जितना आपने पैसा प्रॉमिस किया था देने का वो मुझे बस दे दीजिए, वही आपकी क्या है, लाइबिलिटी। अगर आप अपनी लाइबिलिटी निभाते हो तो हम आपको रिटर्न भी देने को तैयार हैं। तो शेयर्स इज नथिंग, इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर थ्रू विच कंपनी गिव्स द राइट्स और लाइबिलिटी। करेक्ट है। चलिए अब आपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट तो पढ़ा होगा, बैलेंस शीट पढ़ा है ना। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में बेटा शेयर कैपिटल को क्लासिफाई किया गया है। हमने वैसे पूरी बैलेंस शीट कभी देखी नहीं है, अपन सिर्फ बैलेंस शीट में क्या देखते हैं, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। लेकिन बेटा शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ध्यान से सुनो। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल।
सबसे पहला जो कैपिटल होता है कंपनी का उसको हम बोलते हैं बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑथराइज्ड कैपिटल। इसी का दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? नॉमिनल कैपिटल। इसी का तीसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या लिखा है, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान से, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में लगा सकती है। अगर किसी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 2000 करोड़ है तो वो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ कितना पैसा लगा सकती है? 2000 करोड़। सर क्या वो पैसा बढ़ सकता है? यस, उसके लिए आपको कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना पड़ेगा, यानी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब मैं आपको मेमोरेंडम वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैपिटल बढ़ता कैसे है। उसके लिए हम सेक्शन नंबर 61 पढ़ेंगे जो डील करता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। देखा जाए तो इसी में सेक्शन 61 आ रहा है ना, लेकिन वो मैं आपको एकदम टोटली अलग से पढ़ाऊंगा, सेक्शन 61 जो डील करता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। तो हमने क्या बोला कि बेटा ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है? एक ऐसा कैपिटल जो कंपनी पूरे लाइफ टाइम में कितना पैसा लगा सकती है। ठीक है, अब ऑथराइज के नीचे बेटा जो कैपिटल आता है उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। ठीक है, कभी कभी बेटा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों पड़ा? क्योंकि बेटा इस कैपिटल के ऊपर रजिस्ट्रार को आपको एक फीस देना पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? रजिस्टर्ड कैपिटल। याद रहेगा, रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों पड़ा? क्योंकि इसके ऊपर हमें क्या पे करना होता है? फीस पे करना होता है। क्लियर? चलिए, इशूड कैपिटल के नीचे आता है बेटा सब्सक्राइब्ड। क्या आता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड के नीचे क्या आता है बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड के नीचे आता है कॉल्ड अप। सब्सक्राइब के नीचे क्या आता है बेटा? कॉल्ड अप। सब्सक्राइब के नीचे क्या आएगा बेटा? कॉल्ड अप। अब इस कॉल्ड अप में आप ऐसे बोल सकते हो, सब्सक्राइब के दो पार्ट बना दो, एक आप बोल सकते हो कॉल्ड अप और एक अनकॉल्ड। ठीक है, अब कॉल्ड अप में भी बेटा दो बातें, पेड अप और अनपेड। समझा? पेड अप और अनपेड। ठीक है, पूरा एग्जांपल के साथ समझो। इमेजिन करो, मान लेते हैं कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 1000 रुपए। कैसे है? 100 शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू बेटा 10 है, तो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया? 1000। करेक्ट है। कंपनी ने अभी मार्केट में ओनली 70 शेयर्स इशू किए हैं। कितने? 70। फेस वैल्यू 10, तो इशूड कैपिटल कितना हो गया? 700। ठीक है, अब जब मार्केट में इशू किया तो लोगों ने सब्सक्राइब किया ओनली 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 एट द रेट ऑफ 10, यानी 600 क्या हो गया बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी कंपनी को कितने पैसे चाहिए? 1000, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली अभी कितना मंगाया? 700 रुपए। ठीक है, 700 में से लोगों ने कितना बोला कि हम कितना दे सकते हैं? 600 रुपए। अब 600 में से इनिशियली कंपनी ने मंगाया 500 रुपए। कितना मंगाया बेटा? 500, यानी 50 इंटू 10। तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। यानी 600 में से कितना नहीं मंगाया? 10, यानी 10 इंटू, तो 100 क्या कहलाएगा? अनकॉल्ड। आई बात है समझ में? यानी ये बाद में मंगाएगा। अब जो 500 कॉल किया लोगों ने, अभी पे किया 50 इंटू 6, फेस वैल्यू कितना है? 10, लेकिन पे कितना किया? ओनली 6, यानी 300 रुपए पेड अप, और जो नहीं पे किया उसको हम क्या बोलेंगे? अनपेड। देखो, अनपेड और अनकॉल्ड में डिफरेंस क्या है? सब्सक्राइब्ड में से कंपनी ने कितना मंगाया? दैट इज कॉल्ड अप। जो नहीं मंगाया वो कंपनी के लिए अनकॉल्ड, मतलब फ्यूचर में वो मंगाएगी। लेकिन जो लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम देंगे, उसमें से लोगों ने दिया कितना? ओनली 300।
जो नहीं दिया मतलब 50 इंटू 4, इसको हम क्या बोलते हैं? अनपेड। बाइफर्केशन पूरा समझ में आया? पक्का पूरा चार्ट क्लियर हुआ? तो पहले हमने क्या बोला, ये पूरा आ रहा है ना, देखो तो पहले हमने क्या बोला? ऑथराइज। ऑथराइज का मतलब मैक्सिमम कैपिटल, करेक्ट है। फिर हमने क्या बोला? इशूड, मार्केट में आपने कितना इशू किया, उस इशूड में लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, आपने लोगों से कितना मंगाया एट प्रेजेंट, जो नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड। और जो पेड अप का मतलब जितना लोगों ने कॉल्ड में से पे किया वो पेड अप, और जो नहीं पे किया वो अनपेड। समझ में आया नहीं आया? पक्का? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? तो ये है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। चलो पहले यहां तक फटाफट बताओ, हमने अभी तक क्या पढ़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल का मतलब क्या बोला? मनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर थ्रू विच कंपनी गिव्स द राइट्स एंड लाइबिलिटी। किसको बेटा? शेयर होल्डर को। राइट्स एंड लाइबिलिटी, करेक्ट है। अब क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है शेयर का? हमने बोला सबसे पहले क्या आता है? ऑथराइज, उसका दूसरा नाम नॉमिनल, फिर रजिस्टर्ड। ऑथराइज के नीचे क्या आता है? इशूड, कितना मार्केट में आपने इशू किया। देन सब्सक्राइब, लोगों ने उसमें से कितना सब्सक्राइब किया। कॉल्ड अप एंड देन अनकॉल्ड, और कॉल्ड अप के दो पार्ट, पेड अप और अनपेड। कोई डाउट यहां तक? पक्का समझ में आ गई सारी बातें? तो ये हमने पढ़ा बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? आ रही है बातें समझ में? चलिए अब बेटा एक बात समझना, एक शेयर और होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा, जनरली हम शेयर्स के कितने टाइप पढ़ते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस पढ़ते हैं, लेकिन एक और शेयर है बेटा जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड शेयर्स। उससे पहले मैं शेयर्स के आपको बेटा टाइप्स लिख दूं। क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ शेयर्स। बात करूं तो ये सेक्शन नंबर 43 में है, ठीक है। सेक्शन नंबर 43 डील करता है शेयर कैपिटल को, ठीक है। हमारे पास इंडिया में बेटा 3 टाइप के शेयर्स हैं। एक है इक्विटी शेयर्स, सुना है ना। एक है आपका बेटा प्रेफरेंस, और एक है आपका डेफर्ड शेयर्स, ठीक है। डेफर्ड जनरली आपको ज्यादा नहीं सुनने को मिलता है, लेकिन एग्जिस्ट है बेटा। अब ये होता क्या है पहले समझते हैं। इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, डेफर्ड क्या है, ठीक है। पहले बात करते हैं बेटा प्रेफरेंस की। ध्यान सुनना, किसी भी शेयर होल्डर को, जो मैं 2 राइट्स बोलने जा रहा हूं, अगर वो 2 राइट्स बाकी शेयर होल्डर से पहले मिल गया, बाकी शेयर होल्डर से पहले मिल गया। एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये कुछ शेयर होल्डर्स हैं, ये कुछ बेटा शेयर होल्डर्स हैं, और ये कुछ शेयर होल्डर्स हैं, ये कुछ शेयर होल्डर्स हैं। मान लो इन शेयर होल्डर्स को अगर 2 राइट मिला हुआ है। क्या राइट? इन शेयर होल्डर को 2 राइट मिला है इनके अगेंस्ट में। क्या 2 राइट है? कि सबसे पहले डिविडेंड हम इन्हीं को देंगे, और जब कंपनी कभी बंद होगी ना तो पहले कैपिटल भी इन्हीं को वापस करेंगे, ठीक है। तो जिस भी शेयर होल्डर को अगर 2 राइट मिला हुआ है, कौन से 2 राइट? पहले डिविडेंड आपको दिया जाएगा, और जब कंपनी कभी बंद होगी तो पैसा भी हम आपको कैपिटल वापस आप ही को करेंगे। तो समझ जाना वो कैसा शेयर होल्डर है? प्रेफरेंस, ठीक है। और इक्विटी का डेफिनेशन बेटा इससे सिंपल नहीं हो सकता। जो प्रेफरेंस नहीं है वो सब क्या है? जो प्रेफरेंस नहीं है वो सब क्या है? इक्विटी है। करेक्ट है, याद हो गया। हमने क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जहां पे शेयर होल्डर को 2 राइट्स होते हैं। पहला, सबसे पहला डिविडेंड आपको ही दिया जाएगा, और कंपनी बंद होने पे पैसा भी हम आप ही को वापस करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जिनको ये राइट नहीं है वो क्या कहलाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। जिनको ये राइट नहीं है वो क्या कहलाएंगे बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। आ रही है बातें समझ में? तो ये 2 समझ में आ गया, करेक्ट है। अब नीचे क्या लिखा है बेटा मैंने? डेफर्ड। नीचे क्या लिखा मैंने? डेफर्ड। अब ध्यान से समझना सर, डेफर्ड शेयर क्या होता है। देखो आज जो मैंने आपको शीट दिया है उसमें देखो लिखा हुआ है डेफर्ड शेयर। क्या लिखा हुआ है? डेफर्ड शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड फाउंडर शेयर्स, आर दोज इन विच डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल इज डन आफ्टर ऑल अदर क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर हैव बीन पेड। ऑल अदर क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर हैव बीन पेड मतलब
पहले प्रेफरेंस वालों को दे दिया, फिर इक्विटी वालों को भी दे दिया, और सबसे लास्ट में ये लोग आएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई डाउट? तीनों का याद हो गया? ये बेटा शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, दोबारा रिपीट करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने राइट्स? 2 राइट्स। कौन से? डिविडेंड पहले दिया जाएगा और वाइंडिंग अप होने के टाइम में कैपिटल भी आपको पहले वापस किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस। और जिनको ये राइट नहीं है वो इक्विटी, और जिनको ऐसा राइट है कि सबसे लास्ट में तुम आओगे वो डेफर्ड, सबसे लास्ट में आओगे वो डेफर्ड। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? क्लियर हो गया यहां तक? शेयर्स का मीनिंग समझ में आ गया? चलो अब हम पढ़ते हैं कि सर इन शेयर्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप का होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप का होता है? ध्यान से सुनो बेटा, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना। एक होता है बेटा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग। और एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एक है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और एक है नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है बताओ? सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस को। फिर किसको? इक्विटी वालों को। मान लो प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी वालों को भी दे दिया, मान लो डेफर्ड वालों को भी दे दिया, बाद में कुछ और डिविडेंड बच गया, तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाया टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जिसको बुलाया वो और जिसको नहीं बुलाया वो। आइए बातें समझ में। एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुला रहा हूं तो पार्टिसिपेटिंग, नहीं बुला रहा हूं तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। करेक्ट है? चलो नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव सुनो। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? एवरी ईयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुम डिविडेंड दे रहे हो, इट्स अ नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुमने डिविडेंड हर एक साल नहीं दे रहे हो तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। मतलब 1 2 3 4 साल का इकट्ठा दे रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव। लेकिन बेटा ध्यान से, अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है। लॉ मेकर क्या बोलता है कि हमने जनरल फॉर्मूला क्या बोला? अगर तुम एवरी ईयर दे रहे हो तो नॉन क्यूमुलेटिव और ब्रेक करके दे रहे हो तो क्यूमुलेटिव। लेकिन ध्यान से, लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड 2 साल तक रोक दिया, ठीक है, अब याद रखना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उतना ही राइट आ जाएगा जितना इक्विटी के पास है, जितना इक्विटी के पास है। फॉर एग्जांपल बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, इक्विटी वालों को होता है। लेकिन प्रेफरेंस को वोटिंग राइट होता है कब? जब उनका राइट अफेक्ट हो रहा हो, लाइक कंपनी बंद हो रही है, उनको कम डिविडेंड दिया जा रहा है, प्रॉमिस से कम। अपने अकाउंट से पढ़ा होगा, लिखा होता है 6% प्रेफरेंस, 7% प्रेफरेंस, मतलब उनको शुरू से ही पता है कि उनको 6% का डिविडेंड मिलेगा। अब उनका राइट अगर अफेक्ट हो रहा है तो ही उनको वोटिंग राइट है। लेकिन अगर तूने लगातार 2 साल तक उनको क्या नहीं दिया तो उनके पास भी कैसा राइट आ जाएगा? जैसा इक्विटी वालों के पास है। आ रही है बातें समझ में? तो आप मुझे बताओ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया मैक्सिमम एक्युमुलेशन कितने सालों तक हो सकता है? 2 साल। उसके बाद भी प्रेफरेंस होल्डर वालों को कैसे राइट आ जाएंगे? जैसे इक्विटी वालों को। आ रही बातें समझ में? दोबारा बोल रहा हूं, नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसको एवरी ईयर डिविडेंड मिल रहा है, और क्यूमुलेटिव एक्युमुलेट करके मिल रहा है। लेकिन अगर एक्युमुलेशन 2 साल से ज्यादा हो गया तो लॉ मेकर क्या बोलता है? उसको भी वैसा ही राइट मिलेगा जैसा एक किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। समझा? इसके बाद एक होता है बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब, रिडीम का मतलब क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक रिडीमेबल होता है, एक नॉन इरिडीमेबल होता है, पढ़ा था ना? वहां पे क्या समझाया जाता था कि रिडीमेबल का मतलब जो रिडीम होगा और इरिडीमेबल का मतलब जो रिडीम नहीं होगा। ठीक है, टोटली गलत बोला ना, बचपन था, नादान परिंदे थे तो हो जाती थी डिफॉल्ट, जो मैडम बोलती थी हम कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं। ध्यान से, आज के दिन इरिडीमेबल नाम का कुछ है ही नहीं। और पहले जो हमें यह समझाया जाता था कि इरिडीमेबल का मतलब होता है जो कभी रिडीम नहीं होगा, जो कभी रिडीम नहीं होगा, टोटली गलत।
इरिडीमेबल का मतलब यह होता है कि रिडीम होगा लेकिन टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, और रिडीमेबल का मतलब क्या है, एक फिक्स टाइम में आपको पैसा वापस होगा। तो आज के दिन कंपनी लॉ क्या बोलता है, ओनली कैसा होगा, रिडीमेबल। ओनली कैसा होगा, रिडीमेबल। अगर हमने आपसे पैसा मंगाया है तो हम आपको इतने टाइम में पैसा वापस कर देंगे, इतने टाइम में हम आपको क्या कर देंगे बेटा, पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के कुछ बेटा कंडीशंस हैं। अगर कोई कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसके कुछ बेटा कंडीशंस हैं, सेक्शन नंबर 55 में लिखा हुआ है। तो जब मैं 55 पे आऊंगा ना तो बताऊंगा क्या क्या कंडीशंस। अभी के लिए बस कितना याद रखेंगे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स है जो रिडीम होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। करेक्ट है, आज के दिन इरिडीमेबल नाम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। यहां तक क्लियर हुआ। एक होता है बेटा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब क्या कि ये कन्वर्ट होगा इक्विटी में, ये कन्वर्ट होगा किसमें, इक्विटी में। अब इसमें ही बेटा बहुत वैरायटी है, एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल, एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल, एक होता है कंपल्सरली कन्वर्टेबल। तीनों में डिफरेंस समझ में आया। पार्टली मतलब थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा, फुल्ली मतलब पूरा कन्वर्ट होगा, और कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में ही कन्वर्ट होना है, उसका रिडम्पशन नहीं होगा। तीनों का डिफरेंस समझ में आया। चलो दोबारा बोल रहा हूं बेटा, एक एक लाइन में बस इसको याद रखो। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का काइंड। पहले क्या पढ़ा, पार्टिसिपेटिंग, जिसको प्रॉफिट बचने में पार्टिसिपेट किया गया उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिंग, और जिसको नहीं बुलाया गया नॉन पार्टिसिपेटिंग। करेक्ट है। क्युमुलेटिव, हमने उसको 2 3 4 साल का एक्युमुलेट करके क्या दिया, डिविडेंड। लेकिन इसमें नोट क्या याद रखना है कि अगर 2 ईयर से ज्यादा एक्युमुलेशन हो गया तो इसको भी कौन से राइट मिल जाएंगे, इक्विटी वाले। करेक्ट है। नॉन क्युमुलेटिव मतलब एवरी ईयर हम उनको क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं जो प्रॉमिस किया था। रिडीमेबल, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, रिडीम होगा, पैसे वापस होंगे। और कन्वर्टेबल, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल, थोड़ा कन्वर्ट होगा थोड़ा रिडीम होगा। और एक होता है बेटा कंपल्सरी, जहां पर रिडम्पशन होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, कन्वर्जन होगा। किसमें, इक्विटी में। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट। चलिए इसके बाद, अभी तक हमने बचपन में सिर्फ ये पढ़ा होगा कि इक्विटी शेयर्स होता है। क्या कभी हमने इक्विटी शेयर्स के डिफरेंस टाइप्स पढ़े? बेटा इक्विटी शेयर 2 टाइप का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर्स विथ इक्वल राइट, और एक होता है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। ठीक है, अब दोनों में ध्यान से डिफरेंस समझो। इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट का मतलब क्या है, यहां पे सारे शेयर होल्डर का एक जैसा राइट होगा। ठीक है। और इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट का मतलब क्या है, जिस शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड राइट ज्यादा दिया है उसका वोटिंग राइट हम कम कर देंगे, जिसको हमने वोटिंग राइट ज्यादा दिया है उसका हम डिविडेंड राइट कम कर देंगे। ठीक है। अब बोलोगे अमित सर कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। एक ही कंपनी में आप क्या कर रहे हो बेटा, डिफरेंशियल राइट पे शेयर्स इशू कर रहे हो। पुरानी कंपनी लॉ में सेक्शन नंबर 88 हुआ करता था, 1956 की लॉ की बात कर रहा हूं। सेक्शन नंबर 88 वो साफ बैन करता था, कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। ठीक है। जब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 में अमेंडमेंट आया कि कंपनी डिफरेंशियल राइट पे शेयर्स इशू कर सकती है, तो पुरानी कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर 88 को ओमिट कर दिया गया। अदरवाइज क्या हो जाता बेटा, कंफ्यूजन। एक सेक्शन बोल रहा है कि डिफरेंशियल राइट पे शेयर्स इशू नहीं होगा और दूसरा ये बोल रहा है हो सकता है। ठीक है, तो 88 को डिलीट किया गया। यानी आज के दिन डिफरेंशियल राइट पे शेयर्स इशू हो सकता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा डीवीआर। समझ में? तो डिफरेंशियल राइट पे बेटा शेयर्स क्या हो सकता है, इशू किया जा सकता है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। लॉ मेकर क्या बोलता है कि अगर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने वो कंडीशंस फॉलो कर दिया तो ही आप डिफरेंशियल राइट पे शेयर्स इशू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब कंडीशन को एक एक लाइन में याद रखो। सबसे पहली कंडीशन, तुम्हारे आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। आर्टिकल का मतलब रूल बुक। कंपनी के रूल बुक में लिखा होना चाहिए कि भाई डिफरेंशियल राइट पे शेयर्स इशू हो सकता है।
करेक्ट है। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है तो तुम पहले आर्टिकल को ऑल्टर करो और उसमें लिखो कि डिफरेंशियल राइट पे शेयर्स इशू किया जा सकता है। करेक्ट है। दूसरा, कंपनी ने शेयर होल्डर से परमिशन ले रखा हो, यानी कंपनी को डिफरेंशियल राइट पे अगर शेयर्स इशू करना है तो पहले आप शेयर होल्डर की क्या बुलाओ बेटा, मीटिंग बुलाओ और उस मीटिंग में शेयर होल्डर से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। क्या पास करो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है। अब अगर आपसे एक सवाल पूछ दिया जाए कि बेटा डिफरेंशियल राइट पे शेयर्स इशू करने के लिए ओआर की जरूरत क्यों है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है 50% ऑफ मेंबर हाँ में होने चाहिए, 50% से ज्यादा मेंबर किस में होने चाहिए? हाँ में। अब ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक सुनो। एक बात मुझे बताओ, आप सब अभी क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, क्या आप सबके फीस में कोई मिसमैच होगा? सबका एक जैसा फीस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग के साथ मैं छेड़खानी नहीं कर सकता, लेकिन जो बच्चा नया एंट्री होगा मैं उसको डिस्काउंट दूं? हो सकता है, दे सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन एग्जिस्टिंग के साथ अगर ऐसा करूंगा तो सारे बच्चे क्या बोलेंगे? सर हमें भी। समझ में आया? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि यहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल होगा ना उससे कभी डिफरेंशियल राइट नहीं हो सकता, तो इसके लिए कैपिटल नया लाना पड़ेगा। जब नया लाएंगे तो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। और सेक्शन 61 ये बोलता है कि जब भी आप कैपिटल बढ़ाओगे तो क्या लगेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझ में आया लॉजिकली क्यों बेटा यहां पे ओआर लगता है? क्योंकि एट प्रेजेंट जो कंपनी में कैपिटल है उससे कभी भी डीवीआर नहीं हो सकता। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। और कैपिटल बढ़ाने के लिए सेक्शन कौन सा है? 61। और 61 क्या बोलता है? उसके लिए क्या चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लॉजिक समझ में आया ओआर क्यों लगा? तो देखो, पहला मैंने क्या बोला? आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। दूसरा, आप क्या पास करोगे बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे। तीसरी कंडीशन, मैक्सिमम डीवीआर पे जो शेयर्स इशू होगा वो 26% होगा बेटा। कितना होगा? 26% होगा। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 26% से ज्यादा आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, जब भी आप डीवीआर पे शेयर्स इशू करोगे तो आपके कुछ डिफॉल्ट्स नहीं होने चाहिए। जब भी आप डीवीआर पे शेयर्स इशू करोगे तो आपके डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। कौन कौन चीज के डिफॉल्ट? डिफॉल्ट का लिस्ट याद करो। पहला, एनुअल अकाउंट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपको, डिबेंचर्स के रीपेमेंट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, उनके डिविडेंड का और इंटरेस्ट का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एक बात मुझे बता बेटा, तू देनदार को पैसा नहीं दे रहा है और इक्विटी वालों को क्या बोल रहा है कि मैं आपको डिफरेंशियल राइट पे क्या इशू करूंगा? शेयर्स। नॉट अलाउड। समझा? चलो दोबारा से प्रोविजंस याद करो। पहले मैंने क्या बोला? आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। दूसरा क्या बोला? ओआर पास करोगे। जनरल मीटिंग बुलाओ और क्या पास करो? ओआर। ओआर का मतलब 50% से ज्यादा शेयर होल्डर हाँ में होनी चाहिए। तीसरा मैंने क्या बोला? मैक्सिमम डीवीआर पे कितना शेयर्स हो सकता है? 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 26% ऑफ ओनली बेटा पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप में कौन सा लेना ध्यान से? पोस्ट इशू। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। क्या लिखा है मैंने बेटा? पोस्ट इशू। पोस्ट इशू का मतलब समझते हो? पोस्ट इशू का मतलब, अच्छा पेड अप में सिर्फ इक्विटी लेना, क्योंकि हम कौन सा कर रहे हैं? इक्विटी ना। पोस्ट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड। यानी मान लो कंपनी में एग्जिस्टिंग कैपिटल 100 है और हमने कैपिटल बढ़ाया, कितना बढ़ाया? मान लो 40, तो 140 का 26%। इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट इशू। समझा? कोई डाउट? चलो पहली कंडीशन क्या है? बोलो, साथ साथ बोलो। आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ओआर पास करो। तीसरी कंडीशन, 26% ऑफ पोस्ट पेड अप इक्विटी कैपिटल से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। किसके? एनुअल अकाउंट, एनुअल रिटर्न, डिबेंचर के रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन, उनके इंटरेस्ट और डिविडेंड का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। लास्ट, अगर कंपनी के ऊपर सेबी का लॉ लग रहा है तो सेबी के प्रोविजन का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी के ऊपर सिकरा लग रहा है, सिकरा का मतलब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो उसका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और कंपनी के ऊपर अगर फेमा लग रहा है तो फेमा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और कंपनी के ऊपर अगर आरबीआई के रूल्स लग रहे हैं तो आरबीआई का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ये सारे चीज का डिफॉल्ट नहीं कर रखा है तो ही तुम क्या कर सकते हो? डीवीआर
कर सकते हो, अदरवाइज डीवीआर अलाउड नहीं है। करेक्ट है। चलो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इक्विटी शेयर्स बेटा दो टाइप के, कौन कौन से, इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट और इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। ये सारी बातें अभी तक 43 ही चल रहा है। इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट और इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। इक्वल राइट में सबको एक जैसा राइट होगा, डिफरेंशियल राइट में किसी का डिविडेंड राइट ज्यादा होगा तो वोटिंग राइट कम होगा, किसी का वोटिंग राइट ज्यादा होगा तो डिविडेंड राइट कम होगा। करेक्ट है। ऐसा शेयर्स इशू करने के लिए टोटल कितनी कंडीशन बेटा, 6 कंडीशन। पहली कंडीशन आर्टिकल में तू लिखेगा, दूसरी कंडीशन ओआर पास करेगा, तीसरी कंडीशन 26% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चौथी कंडीशन एनुअल अकाउंट, एनुअल रिटर्न, डिबेंचर के रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, उसके इंटरेस्ट और डिविडेंड का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट, अगर तेरे ऊपर सेबी का लॉ लग रहा है, आरबीआई का लॉ लग रहा है, रिजर्व ये फेमा का लॉ लग रहा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लग रहा है, तो इन सब का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आ रही है बातें समझ में? पक्का। अब बोलोगे अमित सर ये कहाँ लिखा हुआ है, तो बेटा जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है ना ग्रुप में पीडीएफ, उसके पेज नंबर 35 पे आपको ये सारी बातें दिख जाएगी। उसमें देखो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट लिखा होगा। ये बातें समझ में आ गया? चलो इधर सुनने पे ध्यान दो। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। करेक्ट है। हो सकता है बेटा आपका पेज नंबर डिफरेंट हो, उसमें ढूंढो, मिला लिखा होगा आपको डिफरेंशियल राइट। यहां तक समझ में आया सबको? पक्का। आपके नहीं बेटा, आपको नोट्स ऑलरेडी दे रखा है, कंपनी लॉ की बुक, कंपनी लॉ की बुक है ना, सिर्फ सीएमए वाले को बोल रहा हूं मैं। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई। तो हमने किसका पढ़ लिया बेटा, प्रेफरेंस पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, इक्विटी पढ़ लिया, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट हमने कवर कर लिया। ठीक। चलिए आज जो मैंने आपको बेटा एक एक्स्ट्रा शीट दिया है, आज जो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा शीट दिया है, जरा एक बार उस पे आ जाओ। उस पे देखो सबसे पहला आपको लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 43 करके, डेफर्ड शेयर्स पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया सेक्शन नंबर 43 डेफर्ड शेयर्स करके पढ़ लिया। सेक्शन 43 एक्चुअली बेटा शेयर कैपिटल को डील करता है। तो शेयर कैपिटल में हमने 3 टाइप के कैपिटल पढ़े, कौन कौन से, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेफर्ड। करेक्ट है। चलिए उसका देखो सेक्शन नंबर 44 क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल। सेक्शन 44 क्या बोलता है कि कंपनी का जो शेयर्स है, कंपनी का जो डिवेंचर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड ट्रांसफरेबल है। समझ में आ रहा है? 44 बहुत ही सिंपल। 44 क्या बोलता है, जो कंपनी का शेयर्स है, जो कंपनी का डिबेंचर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। दोबारा, जो कंपनी का शेयर्स है, जो कंपनी का डिबेंचर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर? क्या बोला मैंने, जो कंपनी का शेयर्स है, जो कंपनी का डिबेंचर है वो क्या है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई डाउट? चलिए सेक्शन नंबर 45 देखो क्या लिखा हुआ है। Equity shares in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number। मतलब क्या, जब भी आप शेयर्स इशू करोगे उसके डिफरेंट नंबर्स होंगे। सारे शेयर्स का एक ही नंबर थोड़ी हो सकता है, उसके क्या होंगे बेटा, डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो जब भी आप शेयर्स इशू करोगे उसके क्या होंगे बेटा, डिफरेंट नंबर्स होंगे। कोई डाउट यहां तक? तो देखो सेक्शन 43 में हमने शेयर कैपिटल की बातें सुनी। सेक्शन 44 क्या बोल रहा है कि जो शेयर्स होता है, डिबेंचर होता है, वो क्या होता है बेटा, मूवेबल होता है और ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। 45 में हमने क्या पढ़ा कि जब भी आप शेयर्स इश्यू करोगे उसके क्या होंगे बेटा, डिस्टिंक्टिव नंबर्स होंगे। करेक्ट है। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 46, किसको डील करता है, शेयर सर्टिफिकेट। किसको डील करता है बेटा, शेयर सर्टिफिकेट। तो देखिए शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, टाइटल डीड ऑफ शेयर होल्डर। शेयर सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि यस यू आर द शेयर होल्डर। शेयर सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि यस यू आर द शेयर होल्डर। करेक्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज अ टाइटल डीड। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर है बेटा SH1। क्या फॉर्म है, शेयर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म नंबर है वो क्या है, SH1। SH1 करेक्ट है। आपसे किसी ने पूछा कि शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर क्या है तो क्या बोलोगे, SH1। करेक्ट है। कोई डाउट? चलिए थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन किसका होगा बेटा, कंपनी सेक्रेटरी का और डायरेक्टर का। कंपनी सेक्रेटरी का और डायरेक्टर का। क्या बोला मैंने, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन किसका होगा, कंपनी सेक्रेटरी का और डायरेक्टर का। तो देखो लिखा हुआ है ना, शेयर सर्टिफिकेट इज साइन बाय CS + 1 डायरेक्टर, इफ नो CS देन 2 डायरेक्टर, इफ नो CS देन 2 डायरेक्टर।
करेक्ट है। फॉर्म नंबर क्या है शेयर सर्टिफिकेट का? SH1। अब मान लीजिए आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया, तो आपको कौन सा शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा? डुप्लीकेट। अब बेटा कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा ना कि भाई किन किन लोगों को तूने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। SH2। समझ में आ गया? SH2। कोई डाउट? अब ध्यान से, जो शेयर सर्टिफिकेट का जो रजिस्टर्ड होता है, मतलब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो इशू करोगे कब तक? लिस्टेड कंपनी होगा तो विद इन 45 डेज, अनलिस्टेड होगा तो 3 महीने। लिस्टेड कंपनी होगा तो विद इन 45 डेज, अनलिस्टेड कंपनी होगा तो 3 महीने। याद हो गया सेक्शन 46? चलो रिपीट कर लेते हैं एक बार सेक्शन 46 को। सेक्शन 46 किसको डील करता है? शेयर सर्टिफिकेट। जब भी हम कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं तो हमें टाइटल डीड मिलता है, उस टाइटल डीड को हम क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। कौन से फॉर्म में मिलेगा? SH1 में। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर SH2 में। करेक्ट है। लिस्टेड कंपनी होगा तो 45 डेज और अनलिस्टेड कंपनी होगा तो 3 मंथ्स। शेयर सर्टिफिकेट पे साइन किसका होगा? 1 डायरेक्टर प्लस 1 CS। ठीक है। और अगर कंपनी में CS नहीं है तो 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। चिंदी याद हो गया? चलिए कौन कौन से सेक्शन हमने पढ़ लिए? 43 शेयर कैपिटल, 44 शेयर्स एंड डिबेंचर आर द मूवेबल एसेट एंड ट्रांसफरेबल, 45 जब भी आप शेयर इशू करोगे डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, और 46 शेयर सर्टिफिकेट। यहां तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 47 वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को तो ऑलवेज वोटिंग राइट होता है, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट कब आएगा? जब उनका राइट अफेक्ट होगा। और ऐसा कब होता है उनके साथ? जब वाइंडिंग अप में कंपनी जाती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है या उनको प्रॉमिस किए गए से कम डिविडेंड हम दे रहे हैं तो उनका राइट अफेक्ट होता है। और एक बात अभी मैंने आपको नोट के तौर पे बताया था, क्या? 2 साल तक अगर आपने उनको डिविडेंड नहीं दिया तो उनको सेम राइट वैसा ही आ जाएगा जैसा इक्विटी के बाद। देखिए आपके नेक्स्ट पेज में मैंने नोट में लिख दिया है। करेक्ट है बेटा? याद हो गया यहां तक? पक्का एकदम चिंदी याद हो गया? 44 से कहां तक हमने कर लिया? 47। करेक्ट है। चलिए सेक्शन नंबर 48 याद आ रहा कुछ? आज से सदियों पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, 2 सदी तो बीत चुके हैं, मेंबरशिप। याद आ रहा? उसमें पढ़ा था वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट, सेक्शन नंबर 48। उसके स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? एग्रीमेंट, फिर आर्टिकल। एग्रीमेंट में ना लिखा हुआ है तो आर्टिकल को ऑल्टर नहीं कर सकते, और अगर एग्रीमेंट में हाँ लिखा हुआ है तो आर्टिकल में अगर ना लिखा हुआ है तो आर्टिकल को ऑल्टर कीजिए। और फिर उसके बाद मीटिंग बुलाइए, और मीटिंग बुला के उनसे क्या? 3/4 मेंबर से परमिशन लीजिए। और फिर क्या बोला था? जो 1/4 होते हैं वो अपील कर सकते हैं। किसके पास? NCLT के पास। लेकिन उनके पास कितनी होल्डिंग होनी चाहिए? 10%। चलो ध्यान से सुनो, एक बार मैं रिपीट कर दूं। मेंबर्स का अगर आप राइट चेंज करना चाहते हो, राइट चेंज करने का मतलब क्या है? कि भाई मेंबर को जो आपने प्रॉमिस किया था ना उससे अलग कुछ दे रहे हो। फॉर एग्जांपल विजडम क्लासेस ने मान लो आपसे प्रॉमिस किया क्या? कि हम संडे लेक्चर नहीं रखेंगे, लेकिन अमित सर धोखा दे रहे हैं। संडे को सुबह बुलाते हैं, वो भी नींद से उठे हुए हम आते हैं, 7 बजे से लेक्चर रखते हैं और रात शाम के 3 बजे तक लेक्चर लेते हैं, पका रहे होते हैं। ठीक है, गलत है नहीं है? आपका राइट अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर ऐसा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता तो, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना ऐसा? कोई कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा बेटा नहीं है ना, इसका मतलब अभी कोई राइट आपका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। करेक्ट है। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? अगर मेंबर्स के राइट को चेंज करना है तो इसके लिए स्टेप ध्यान से सुनो। सबसे पहला, जिस मेंबर का आप राइट चेंज करना चाहते हो, ठीक है, जब वो शेयर होल्डर बना होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, पहले उस एग्रीमेंट में जाके देख लो क्या उन्होंने राइट चेंज करने से मना कर रखा है। अगर मना कर रखा है तो कोई फायदा है क्या? नहीं, खत्म, छोड़ दो फिर। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी नहीं बोल रखा, तो अब आप अपने आर्टिकल को जाके देखिए, क्या आर्टिकल में आपने राइट चेंज करने की बात की है? अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं की है तो आर्टिकल को ऑल्टर कीजिए और उसमें लिखिए कि हम मेंबर का राइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ऐसा हो जाए तो एक मीटिंग बुलाइए और शेयर होल्डर से क्या पास कीजिए? रेजोल्यूशन। कैसे? 3/4, यानी इसको बोलते हैं SR बेटा। क्या बोलते हैं इसको? SR। तो 3/4 मेंबर से परमिशन ले लीजिए। अगर वो लोग हाँ बोल देते हैं तो आप राइट चेंज कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए उस 25% के बारे में जिन्होंने कुछ नहीं बोला, तो NCLT ने उस 25 को क्या बोला कि बेटा सुन, अगर इन 3/4 वालों की वजह से तेरा राइट इफेक्ट हो रहा है तो तू मुझे आके बोल,
NCLT 1 फॉर्म लगा और मुझे आके बोल। लेकिन NCLT ने क्या बोला, मेरे पास तब आना जब तुम्हारी औकात आने की हो। तो उन्होंने पूछा 25 वालों ने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ औकात, तो बोला कि तुम्हारे पास 10% ऑफ होल्डिंग होनी चाहिए। कितना? 10%। अब ये 10% की होल्डिंग उस 25 में से या तो अकेले के पास हो या सबको मिला के हो। तुम आ जाओ। अब NCLT को जब ये अप्लाई करेंगे तो NCLT देखेगा कि भाई सही में इनका राइट अफेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वो राइट को वेरिएट होने से रोक देगा, और नहीं हो रहा है तो राइट वेरिएट होगा। आई बातें समझ में? दिस इज रिटन अंडर सेक्शन नंबर 48। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन नंबर 49। देखो क्या लिखा, बहुत ही सिंपल। व्हेनेवर कंपनी मेक्स एनी कॉल इट शुड बी मेड यूनिफॉर्मिटी ऑन ऑल शेयर्स। जब भी कंपनी कोई कॉल मेड करेगी, जब भी कंपनी कोई कॉल मेड करेगी तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक बात बताओ, कंपनी में जो शेयर होल्डर लगाएंगे एप्लीकेशन, क्या ऐसा होगा कि ए नाम वाले ही लगा सकते हैं, बी नाम वाले, सी नाम वाले? ऐसा कुछ नहीं होगा ना, कोई भी लगा सकता है। तो क्या कंपनी ऐसा बोल सकती है कि हम अभी कॉल मनी ओनली एम नाम वाले पर्सन से मंगवाएंगे, हम अभी कॉल मनी ओनली एम नाम वाले पर्सन से मंगाएंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जब भी आप कॉल मनी मंगाओगे, इसके लिए क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेलेक्टेड पर्सन से क्या मंगा रहे हो, कॉल मनी। आ रही है बातें समझ में? दिस इज सेक्शन नंबर 49। चलो पहले सेक्शन से एक बार रिपीट कर ले। सेक्शन नंबर 43 शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 44 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेक्शन नंबर 45 डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए जब भी आप शेयर्स इशू करोगे। सेक्शन नंबर 46 क्या था 46 बेटा? शेयर सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में होगा? SH1 में होगा, SH1 में होगा। शेयर सर्टिफिकेट को साइन कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो 2 डायरेक्टर। करेक्ट है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर SH2 में होगा। लिस्टेड कंपनी विद इन 45 डेज, अनलिस्टेड कंपनी 3 महीना। सेक्शन नंबर 47 मैम क्या हमने पढ़ा था? राइट्स, वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर के पास ऑलवेज रहता है, प्रेफरेंस के पास राइट तभी आएगा जब उनका राइट इफेक्ट हो रहा है। राइट कैसे इफेक्ट होगा? जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी या फिर जब उनका डिविडेंड राइट इफेक्ट होगा। नोट हमने क्या पढ़ा? अगर 2 साल तक हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लगातार डिविडेंड नहीं दिया तो हम क्या बोल देंगे? उनका भी राइट किनकी तरह आ चुका है? इक्विटी वालों की तरह। करेक्ट है। फिर हमने सेक्शन नंबर 48 क्या पढ़ा? वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट। अगर मेंबर के राइट को वेरिएट करना है तो सबसे पहले उनके एग्रीमेंट को जाके देखो, उसमें नो नहीं लिखा होना चाहिए। अब उसके बाद आर्टिकल को आके देखो, आर्टिकल में अगर यस लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आर्टिकल को ऑल्टर कीजिए। उसके बाद मेंबर्स की मीटिंग बुलाइए, 3/4 से परमिशन ले लीजिए। जो 25% है वो NCLT को अप्लाई कर सकते हैं NCLT 1 फॉर्म में कि हम राइट वेरिएट नहीं होने देंगे बिकॉज उनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो वो अप्लाई तभी कर पाएंगे जब उनके पास 10% की होल्डिंग होगी। करेक्ट है। फिर हमने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 क्या बोलता है कि जब भी आप कॉल मनी मंगाओगे तो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए सारे शेयर होल्डर में। करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सेक्शन नंबर 50 क्या लिखा हुआ है? कंपनी में रिसीव कॉल इन एडवांस बट इफ आर्टिकल ऑथराइज। क्या कंपनी कॉल इन एडवांस मंगा सकती है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। अब इस बात को जरा बेटा डिटेल में समझना। अब हम थोड़ी सी अकाउंट क्लास में जा रहे हैं, ठीक है? चलो, आप सब बचपन से बेटा अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। बचपन से आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट। आपके बचपन का मतलब है बेटा 11th क्लास, ठीक है? हमने वहां पे जब शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था तो ऐसे पढ़ते हैं बेटा, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, और हम बोलते हैं 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है? तो आपको वहाँ पे अकाउंट्स वाले टीचर एंट्री मारना सिखाते हैं, कुछ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वगैरह डेबिट क्रेडिट करके सिखाते हैं। अब ध्यान से, अपन वहाँ पे पढ़ते हैं 2 रुपये का एप्लीकेशन, 2 रुपये का अलॉटमेंट, 3 रुपये का फर्स्ट कॉल और 3 रुपये का सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ऐसा होता है। अभी कंपनी ने एप्लीकेशन तो मंगा लिया, अलॉटमेंट ने मंगा लिया, अभी ये दोनों नहीं मंगाए हैं। कंपनी ने कॉल ही नहीं किया। लेकिन मान लेते हैं कोई इन्वेस्टर है बेटा जिसका नाम है अनिकेत, अपना अनिकेत कंपनी का इन्वेस्टर है। उसने क्या बोला कि सर मैं आपको ये दोनों भी अलॉटमेंट के टाइम पे दे दूंगा।
इसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। समझ में आ गया? और अच्छा, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि मान लो 3 रुपए कंपनी ने मंगाए लेकिन अभी तक आपने पे, कॉल्स इन अरियर्स। तो आपको इतना पता होगा, अब सोच के मुझे बताना, क्या कॉल्स इन एडवांस के ऊपर मुझे डिविडेंड और वोटिंग राइट मिलेगा? कॉल्स इन एडवांस के ऊपर क्या मुझे एक्स्ट्रा डिविडेंड और वोटिंग राइट मिलेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। लेकिन क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? यस, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट। समझ में आ गया? याद रहेगा? पक्का? पक्का ना? अच्छा बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डिफाइन पेड अप शेयर कैपिटल, 100 नंबर। एक ही क्वेश्चन है, पेड अप शेयर कैपिटल लिखो और छुट्टी, जाओ। क्या डिफाइन करोगे? चलो ठीक है, मैं बोर्ड पे कुछ हरकतें कर रहा हूं, ठीक है? आपको बताना है पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, ठीक है? इक्विटी शेयर कैपिटल 90 lakhs, कॉल्स इन एडवांस 10 lakhs, कॉल्स इन अरियर्स 50,000, फाइंड आउट पेड अप शेयर कैपिटल। जल्दी बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल 90 lakhs, कॉल्स इन एडवांस 10 lakhs, कॉल्स इन अरियर्स, ये एडवांस है बेटा, ये एडवांस। अरियर्स। जल्दी बताइए, पेड अप शेयर कैपिटल कितना? पीछे वाले 5 महारथी आप ही को बोल, इधर उधर क्या देख रहे हो नालायक को? आप ही 5 को बोल रहा हूं, एक्सपर्ट इन मैथ अकाउंट्स। जल्दी बताओ, पेड अप शेयर कैपिटल कितना? नालायक को, पंकज सर को मुझे बोलना पड़ेगा अब। रहने दो, इधर देखो। हाँ बोलो, क्या आया? स्वाति आप बताओ, पेड अप शेयर कैपिटल इसमें कितना? शर्म करो नालायको। पेड अप शेयर कैपिटल होगा बेटा 80,50,000। 80,50,000, सॉरी 80 नहीं, 89,50,000। देखो 90 है, उसमें से 50 क्या है बेटा? कॉल्स इन एरियर्स है ना, तो ये तो अभी आया ही नहीं है, तो 89,50 और कॉल्स इन एडवांस को हम लेते हैं क्या? वो तो एडवांस में आया ना। शर्म करो ना लाइक को, समझ में आया? अब ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन जब इंटरव्यू में पूछते हैं ना, तारे निकल के आते हैं, सब तोते वहीं पे निकल रहे होते हैं। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, कॉल्स इन एडवांस को बेटा हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है सर, वो तो एडवांस से मंगाया ना, पर आपने दिया ना, हमने तो नहीं मंगाया। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो अपन दोनों ग्रुप की क्लास चला रहे हैं, सर आपने दोनों ग्रुप का पैसा दे दिया। हमने तो बोला था सिर्फ कितने का देने को? एक ग्रुप जो चल रहा है। जब ग्रुप 2 शुरू करेंगे तब आप ग्रुप 2 का देना, इसने पहले से ही दे दिया, तो मैनेजमेंट को तो तारे नहीं आ रहे हो गए ना भाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? इस क्लासेस के मैनेजमेंट की तो तारे हो गए। क्यों? उनको एडवांस में पैसा आ गया, अब वो इंटरेस्ट खाएंगे उसका। आ रही है बातें समझ में? चलिए, तो 49 सबको याद रहेगा, सॉरी 50 पढ़ रहे थे हम। कॉल्स, कंपनी में रिसीव कॉल इन एडवांस, बट उसके ऊपर क्या नहीं मिलेगा? एक्स्ट्रा वोटिंग राइट और डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कंपनी इंटरेस्ट देगी? यस, इंटरेस्ट देगी। यस। देखिए बेटा, हमने शुरुआत कहां से किया था? 43 से शुरुआत किया और 50 तक तो देखिए हमने यूं ही खत्म कर दिया। कुछ पता चला? एक गाना याद आ रहा? कुछ तो गाना था, यूं ही कट जाएंगे रास्ते, वैसा देखो तुरंत बेटा 1 घंटा और उसका खत्म, ये चैप्टर ही खत्म। याद हो गए? पक्का? 43 से लेके 50। चलिए, अब कितने सेक्शन रह गए? ओनली 50 to 72। इसमें से तो 6-7 सेक्शन बेटा हटा ही दूंगा। क्यों? वो सारे सेक्शन अपन अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए सेक्शन नंबर 51।
बहुत ही चिंदी। क्या बोल रहा है? शुरू होते ही खत्म है, वजूद ही नहीं है नालायक का। क्या बोल रहा है? डिविडेंड मस्ट बी गिवन ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। डिविडेंड मस्ट बी गिवन ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। अगर बेटा पेड अप होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो अपना अभिषेक ने 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर खरीदा, नालायक ने पे अभी ओनली 7 रुपीज किया है, तो डिविडेंड भी कितने के ऊपर मिलेगा? 7 रुपीज के ऊपर। अब ये बोल सकता है अभिषेक, अरे नहीं मैं तो दे ही दूंगा ना, आप दे दो ना डिविडेंड। ना, तुम लेके आओ पहले, तुम पहले लेके आओ। समझ में आया? तो डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर मिलता है बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल। सेक्शन नंबर 51 वेरी चिंदी। क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड मस्ट बी पेड ओनली टू द पेड अप शेयर कैपिटल। याद हो गया? सेक्शन नंबर 52 51। अब आ जाइए बेटा 52, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जितनी बार आप इसके ऊपर मोस्ट लगाएं उतनी बार कम है बेटा। अब जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना ही याद रखना। आप याद कीजिए अपनी बचपन की क्लासेस अकाउंट्स में, आप वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़े थे कभी? फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स मंगाना, वो क्या कहलाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या है? फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स बेचना, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपको अगर याद हो तो आपके अकाउंट्स वाले टीचर ने यह बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट अलग से बनाने को। क्या हमने पैसा शेयर कैपिटल में डाला था? ना, हमने क्या करा था? अलग से अकाउंट। क्या कभी उनसे पूछा कि सर ये अकाउंट अलग से क्यों बनाया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन नंबर 52 बोलता है। सेक्शन 52 क्या बोलता है कि जो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, उसके साथ ये 4 ट्रीटमेंट करना। कितने ट्रीटमेंट करना है? 4। सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी भी रिजर्व, फ्री रिजर्व मत मानना। समझ में आया? सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रॉफिट मत मानना। करेक्ट है? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कंपनी के नॉर्मल अकाउंट में मत डालना, इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाओ। और सिक्योरिटी प्रीमियम को ट्रीट वैसे ही करना जैसे तुम कैपिटल को ट्रीट करते हो। समझ में आ रहा? 4 बातें याद रहेगी। क्या बोला मैंने? सिक्योरिटी प्रीमियम के रिगार्डिंग 4 बातें। पहले, इसका प्रॉफिट नहीं मानोगे, इट्स नॉट अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता तो क्या देना पड़ जाता है इसमें से? डिविडेंड। करेक्ट है? दूसरा, इसको एफआर नहीं मानो। एफआर किस लिए नहीं मान रहे? क्योंकि सर अगर प्रॉफिट नहीं होता तो डिविडेंड कहां से जाता है? फ्री रिजर्व से। करेक्ट है? तीसरा, इसको नॉर्मल अकाउंट में बिल्कुल मत डालो। क्यों नहीं डालो? क्योंकि इसका स्पेसिफिक यूज है। ठीक है? और इसका प्रोटेक्शन कैसे करोगे? जैसे तुम कैपिटल को करते हो। ये 4 बातें याद हो गई? करेक्ट। अब आप बोलोगे अमित सर चलो ठीक है, अब ये बता दो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम यूज कहां करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम यूज कहां करेंगे? देखिए आपके नोट्स में मैंने लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ओनली 5 जगह पे यूज होता है। फिंगर पे याद रखो, ये 5 फिंगर पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज होता है। पहला, राइट ऑफ योर प्री एक्सपेंस, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने का खर्चा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में जो खर्चा हुआ उसमें। दूसरा, राइट ऑफ सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस, मतलब शेयर्स इशू करने का खर्चा। ठीक है? तीसरा, इशू बोनस शेयर्स, लेकिन याद से बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट, राइट ऑफ ऑन प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स। और लास्ट क्या लिखा हुआ है? बायबैक। ध्यान सुनो, तुमने डिबेंचर वालों से पैसा मंगाया, प्रेफरेंस शेयर वालों से पैसा मंगाया। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे मान लो 100 रुपए की जरूरत है, मैंने सौरभ को बोला, सौरभ ने फटाफट मुझे 100 रुपए दे दिए, वो 100 रुपए का मैंने 1000 रुपए बना लिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि सौरभ ने मुझे बहुत ही अच्छे टाइम पे पैसा दिया, तो मैंने खुश होकर सौरभ को 100 रुपए लिए थे, लेकिन रिटर्न 400 किए। 300 रुपए क्या दिया मैंने? प्रीमियम। 300 रुपए क्या दिया मैंने? प्रीमियम। आ रही है बातें समझ में? 300 रुपए क्या दिया मैंने? प्रीमियम। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब भी आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे, चाहे डिबेंचर को चाहे प्रेफरेंस शेयर्स को, तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ना, वो यहीं से जाता है। समझा? कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। अब लॉजिक समझ में आया क्यों इसको हम अलग से मेंटेन करके रखते हैं? और लास्ट क्या बोला? बायबैक। लास्ट क्या बोला मैंने? बायबैक। लेकिन 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 चलो पहले 5 बातें रिपीट करो। 5 बातें क्या बोला? राइट ऑफ योर प्री एक्सपेंस, राइट ऑफ योर इशू एक्सपेंस, ठीक है? देन क्या बोला मैंने? बोनस शेयर्स को इशू करने में, देन प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, और लास्ट बायबैक। लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी एएस को फॉलो करती है, किसको?
एएस को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, तो तुम पैसा सिर्फ 3 जगह पे यूज कर पाओगे। कहां पे? ओनली 3 जगह पे। देखो 3 जगह मैंने क्या लिखा है, 2, 3 एंड 5। मतलब इशू एक्सपेंस, दूसरा बोनस शेयर्स और बायबैक। इशू एक्सपेंस, बोनस शेयर्स और बायबैक, इशू एक्सपेंस, बोनस शेयर्स और बायबैक। याद रहेगा ध्यान से। अगर सेक्शन 52 का क्वेश्चन पूछे तो ये नोट पक्का लिख के आना, इसी नोट्स के मार्क्स हैं। ये नोट नहीं लिखा, पूरे आंसर पे पानी फेर दिया तूने, समझा? तो अगर कंपनी क्या मेंटेन करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, तो ओनली 3 जगह। 3 जगह बताओ फटाफट से, बायबैक, बोनस और इशू एक्सपेंस। अच्छा, कौन से 2 जगह नहीं होगी वो याद कर लो। कौन से 2 जगह नहीं होगी? प्री एक्सपेंस नहीं होगा और प्रीमियम नहीं होगा, प्री एक्सपेंस नहीं होगा और प्रीमियम नहीं होगा, बस ये 2 याद कर लो, निगेटिव। याद रहेगा? चलिए, हमने कौन सा सेक्शन पढ़ लिया बेटा? सेक्शन नंबर 52। चलो एक बार रिकैप कर दो। 52 में सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले 4 बातें, कौन सी? इसको क्या नहीं मानेंगे? प्रॉफिट नहीं मानेंगे, फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट में नहीं रखेंगे, अलग से अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। चलो बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा 5 जगह कहां यूज करूं? बोनस शेयर्स, बायबैक, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स, प्री इशू एक्सपेंस और क्या बोला था? इशू एक्सपेंस। याद रहेगा पक्का? अच्छा, अगर कंपनी एएस मेंटेन करती है तो बोनस, इशू एक्सपेंस और बायबैक। क्लियर चिंदी? चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेक्शन नंबर 53। अगेन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। सेक्शन 53 क्या बोलता है कि आज के दिन शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते, एक्सेप्ट श्वेत इक्विटी शेयर्स, जो मैं सेक्शन 54 में अभी पढ़ाऊंगा। श्वेत इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, इसके अलावा कोई भी शेयर्स बेटा डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। सिर्फ कौन सा शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकता है? श्वेत इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। ये सेक्शन नंबर 53 का पॉइंट नंबर 1 ने बोला, यानी सबसेक्शन 1 ने। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर तूने ऐसा किया तो ट्रांजेक्शन ही वॉइड है। अगर तूने ऐसा किया तो वो ट्रांजेक्शन ही क्या है बेटा? वॉइड है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है बेटा? सबसेक्शन 1 एंड 2 कर ली तूने बकवासबाजी अपनी, अब मेरी सुन। 1 क्या बोल रहा है? डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा, सिर्फ कौन सा हो सकता है? श्वेत इक्विटी। 2 क्या बोल रहा है? अगर तूने ऐसा किया तो वॉइड। अब 3 क्या बोल रहा है बेटा? ठहर जा, मैं भी कुछ बोल लूं। अब 3 क्या बोल रहा है मेरी सुनो। 1 और 2 ने जो भी बोला सब भूल जाओ। 3 क्या बोल रहा है? 1 और 2 में जो भी बोला सब भूल जाओ। तो हम ऐसा करें 53 ही भूल जाए, 53 ही भूल जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 सबसेक्शन है। तो 1 क्या बोल रहा है? भाई डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा, स्वेट इक्विटी हो सकता है। और 2 क्या बोल रहा है? अगर तूने ऐसा किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, वो इशू ही वॉइड है। और 3 क्या बोल रहा है कि 1 और 2 ने जो भी बकवासबाजी की सब भूल जाओ। सुननी किसकी है? 3 की। ठीक है, अब बेटा मैं नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड का पहले मैं आपको मतलब समझा दूं। आपको लॉ में जब भी आप लॉ पढ़ोगे ना, 2 वर्ड आपको आएगा बेटा, एक है नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है, एक है आपका सब्जेक्ट टू। इन दोनों वर्ड का डिफरेंस ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको। नॉट विथ स्टैंडिंग अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना, मतलब इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसकी चलेगी और किसी की भी नहीं चलेगी। ठीक है, और सब्जेक्ट टू लिखा हुआ मतलब सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है, एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो बेटा सौरभ आज घर गया, ठीक है, बोला आज संडे है, पापा ने एक सरप्राइज दिया, बेटा आज चलेंगे फैमिली मूवी देखने को। ठीक है, अब मान लो सौरभ के घर में पापा है, मम्मी है, सिस्टर है और एक भाई है। ठीक है, अब ये छोटी क्या बोल रही है कि अपन तो कार्टून देखेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ना ना मैं तो साउथ इंडियन देख लूंगा। करेक्ट है। पापा क्या बोल रहे हैं, ना ना मैं तो सलमान खान देखूंगा। और मम्मी को शाहरुख बहुत पसंद है, तो मम्मी क्या बोल रही है कि मैं कौन सी मूवी देखूंगी, शाहरुख। अब आपने देखा होगा मुंबई में जनरली आजकल बहुत जगह पे बेटा पीवीआर है, पीवीआर मल्टीप्लेक्स है। मल्टीप्लेक्स का एक प्रॉब्लम होता है बेटा, डिफरेंट स्क्रीन हैज अ डिफरेंट मूवी, हर एक स्क्रीन पर अलग अलग मूवी चलेगी। अब आप मुझे बताओ, अगर प्लानिंग हुआ है कि आज हम पीवीआर में मूवी जाके देखेंगे, पापा कहां लेके जाएंगे? शाहरुख खान।
बेटा इनके अगेंस्ट तो तू कहीं नहीं जा सकता ना, जाके तो दे दिखा पहले, जा सकते हो क्या? बच्चे और पापा दोनों बाहर, इनके अगेंस्ट कभी जा सकते हैं क्या? तो बेटा मॉम नॉट विथ स्टैंडिंग है, मॉम क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग है, करेक्ट है। अब आ जाओ सब्जेक्ट टू की बात करते हैं। मान लो सौरभ के डैड आज ऑफिस में थे, भाई ऑफिस वाले फ्रेंड्स होंगे, कलीग होंगे, तो मूवी का प्लान बना लिया, ठीक है, और बिना सौरभ के डैड से पूछे हुए टिकट कटवा ली सौरभ के डैड की भी कि हम चलेंगे। आए सौरभ के डैड के पास और क्या बोला, आज शाम को ऑफिस से छूटते हैं, 8 o'clock का हमने शो रेडी रखा, चलेंगे। सौरभ के डैड ने फटाफट अपने जेब से मोबाइल निकाला, उसमें एक नंबर टाइप किया, नंबर जैसे ही टाइप किया लिखा हुआ आया वाइफ, ठीक है, कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं जाऊं कि ना जाऊं। इसका मतलब क्या है? सौरभ के डैड जाएंगे बट सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ मॉम। समझ में आया? क्लियर? तो ये जो बेटा ये डब्लू नाम का जो डब्लू जो वर्ड होता है ना बेटा, ये बहुत ही डेंजर है। डब्लू फॉर व्हाट, डब्लू फॉर व्हेन, डब्लू फॉर विच, और इससे एक और नाम आता है बेटा वाइफ। करेक्ट है, ये बहुत डेंजर है। डब्लू से स्टार्ट होने वाला वर्ड ही क्या होता है बेटा? नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब इसके अगेंस्ट तो तुम कहीं भी जा ही नहीं सकते। तो देखो सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, भाई रुक जा, अब मैं बोल रहा हूं कुछ, मैं बोल लूं। अब देखो सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि 1 और 2 ने जो भी बकवासबाजी की उसको उधर ही रहने दो, उसकी सुनने का ही नहीं। ये क्या बोल रहा है? कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। 1 ने क्या बोला? नहीं कर सकता, सिर्फ कौन सा हो सकता है? स्वेट। 2 क्या बोल रहा है? अगर तूने ऐसा किया तो कॉन्ट्रैक्टिव वॉइड है। 3 क्या बोल रहा है? नहीं भाई तू कर सकता है, लेकिन कब? ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर टू कन्वर्ट इट डेट्स इनटू इक्विटी अंडर डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम और एनसीएलटी के ऑर्डर में अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में गया तो। ठीक है, अब समझो टेक्निकली बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके अकाउंट्स के लेक्चर में आपको बहुत काम आएगा। एक बात मुझे बता, मान लेते हैं कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से 200 करोड़ का बेटा लोन ले रखा है, 200 करोड़ का डेट है। एचडीएफसी बैंक से कितने का डेट ले रखा है? 200 करोड़ का, करेक्ट है। कंपनी को बेटा नुकसान हो गया, कंपनी को नुकसान हो गया 100 करोड़ का, ठीक है। क्या वो क्रेडिटर को पैसा दे पाएंगे? पैसे नहीं उनके पास, इतने पैसे ही नहीं है। तो क्रेडिटर ने क्या बोला, ठीक है आप हमें क्या इशू कर दो, हमारे डेट को किस में कन्वर्ट कर दो? शेयर्स में, ताकि हम क्या बन जाए? कंपनी के ओनर। हम क्या बन जाए? कंपनी के ओनर। अब एक बात बताओ, क्या जो ये क्रेडिटर होंगे, सोच के बताना सौरभ, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये आंसर दोगे। क्रेडिटर जब डेट की कन्वर्जन की बात करेगा, क्रेडिटर जब डेट को कन्वर्जन की बात करेगा किस में? इक्विटी में, कि भाई आप मुझे क्या बना दो? ओनर बना दो। एनसीएलटी बोल रहा है कि नहीं आप ही हमें ओनर बना दो, क्योंकि आपकी कंपनी वैसे ही लॉस में, अब हम चलाएंगे कंपनी को, हमें ओनर बना दो। सोच के बताना, क्रेडिटर को शेयर्स बुक वैल्यू पे इशू किया जाएगा या मार्केट वैल्यू पे? बस ये बताना आपको। क्रेडिटर को शेयर्स बुक वैल्यू पे इशू किया जाएगा या मार्केट वैल्यू पे? ओ नलाइक को, सौरभ ने सही बोला बुक वैल्यू, अब इसे भी सही बोल रहा था, बुक वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू। एक बात मुझे बता, मार्केट वैल्यू तो वैसे ही डाउन है कंपनी की, तभी तो ये बुरी हालत है। तो हमेशा याद रखना, जब क्रेडिटर अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करेगा तो वो कभी भी मार्केट वैल्यू पे तो लेगा ही नहीं। क्यों? मार्केट में तो वैसे ही तेरी खस्ता हालत है। तो तू अपनी बुक वैल्यू बता, शेयर्स की बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई? सारे के सारे कैपिटल में से लॉसेस क्लेम कर लूंगा पहले मैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का याद रहेगा? तो देखो 53 एकदम चिंदी है, क्या बोल रहा है भाई? डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं होगा एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, ठीक है। 52(3) का 2 क्या बोलता है? अगर तूने कर दिया तो इसको मैं वॉइड मानूंगा। लेकिन 3 क्या बोल रहा है कि भाई 1 और 2 में जो भी लिखा है भूल जा। क्रेडिटर को डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किया जा सकता है कब? जब क्रेडिटर ये बोल रहे हैं कि मेरी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करो। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, कंपनी का डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। और दूसरा, ऐसा ऑर्डर किसने दिया है? एनसीएलटी ने। कब, क्यों दिया? क्योंकि आपकी कंपनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लाया गया है इंसॉल्वेंट कराने को।
करेक्ट है। पहले रूल क्या था कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती थी, तो मुझे बताओ क्रेडिटर को पैसा मिलेगा? आज के दिन आईबीसी क्या बोलता है, एक काम करो क्रेडिटर को ही ओनर बना दो, सही ना? एक बात मुझे बता बेटा, अगर मैंने कोई बिजनेस ओपन किया और वो बिजनेस मुझसे नहीं चल पा रहा और मैंने बिजनेस लोन लेके ओपन किया है, बंद कर दूं ना? लेकिन आपको लगता है इतना जल्दी बिजनेस क्लोज हो पाएगा? नहीं ना। अब अगर बिजनेस इतना जल्दी क्लोज नहीं हो पाएगा तो मेरा इंटरेस्ट का फिगर बढ़ता जाएगा, तो मेरे लिए तो बर्डन है। अब मुझे पता है कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं चला सकता, तो आज के दिन आईबीसी क्या बोलता है, ठीक है कंपनी किसके हवाले कर दो, दे दो, वो रन करेंगे। क्यों? कंपनी बंद करने से अच्छा है कि इसको हम रिवाइव कर लें। कैसे रिवाइव करेंगे? अगर रिवाइव करेंगे तो इसका सीधा बेनिफिट किसको जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। क्यों? हम बचाना किसकी जान चाहते हैं, एम्प्लॉयज की। वर्कर बेघर हो जाएंगे अगर हमने कंपनी बंद कर दी तो। आज मुझे बताओ लॉकडाउन ने बहुत सारे वर्कर्स के पेट अफेक्ट किया या नहीं किया? बहुत सारे वर्कर्स को अफेक्ट किया। क्यों? उनके पास पैसे ही नहीं है खाने को, सबने अपनी जमा पूंजी तोड़ दी। और सिर्फ वर्कर्स को अफेक्ट नहीं किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी अफेक्ट किया, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है लेकिन था, उनका भी टर्नओवर तो अच्छा खासा था, लेकिन अफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही नहीं चल रही है। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? क्लियर हुआ? तो 53 अच्छे से समझ में आया? बेटा बहुत क्वेश्चन आएंगे 53 पे, ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, डेट रीस्ट्रक्चरिंग के ही आते हैं, याद रहेगा। चलिए, तो हमने 52 याद से, 52 सेक्शन किसको डील करता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को। 53 सेक्शन किसको डील करता है बेटा, किसको, डिस्काउंट को। और 54 अभी हमने नहीं पढ़ा। तो अपन ने बेटा ऑलरेडी कहां तक कवर कर लिए, सेक्शन नंबर 53 तक, करेक्ट है। चलिए अब हम आ रहे हैं बेटा किसके ऊपर, सेक्शन नंबर 54, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 54। इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है। तो स्वेट का मतलब समझते हो ना, पसीना, पसीने की कमाई है बेटा ये। अब कैसे समझाता हूं, स्वेट इक्विटी शेयर्स ओनली इशू किसको किया जाएगा, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉई और डायरेक्टर्स, जिनकी वजह से कंपनी को कुछ फायदा हुआ है, जिनकी वजह से कंपनी को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ किसको दे सकती है, एम्प्लॉई को, डायरेक्टर को, जिनकी वजह से कंपनी को क्या हुआ है बेटा, फायदा हुआ है। कंपनी को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। कैसे फायदा हुआ है, तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है। जैसे मान लो अभिषेक किसी कंपनी का डायरेक्टर है, मान लो टाटा कंपनी का अभिषेक क्या डायरेक्टर है, और इसका थोड़ा दिमाग भी खुरापाती है, तो ये R&D करता रहता है। तो इसने आज एक R&D करके एक कार्बोरेटर ऐसा बना दिया जो अब बाइक के लिए ना तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना तो फ्यूल की जरूरत है, समुद्र के पानी पे चल जाएगा। बहुत बड़ी इन्वेंशन है। अब टाटा कंपनी को यह बात पता चली कि भाई अभिषेक के पास तो ऐसा इन्वेंशन इसने किया है, तो टाटा कंपनी ने अभिषेक को ऑफर किया कि बेटा अपना इन्वेंशन मुझे दे दो। ठीक है, अभिषेक बोला कि नहीं मैं खुद से करूंगा। रतन टाटा जी ने बोला ठीक है बेटा, आज से मेरा वारिस तू ही है, 60% की होल्डिंग आज से तेरी मेरी टाटा ग्रुप में, 60% मेरे मरने बाद तुम ही रहेगा, सब कुछ हो गया ना। अब क्या चाहिए, अब ये देगा 100% देगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने इसके मेहनत की क्या दी बेटा, रिटर्न दी। कंपनी ने इसके क्या दी, रिटर्न दी। तो लॉ मेकर क्या बोला, स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब यह है कि कंपनी किसी भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय को इशू कर रही है उसके कुछ रिटर्न में क्या दे सकते हैं वो, कॉपीराइट, गुडविल। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब किसको इशू किया जाएगा और कैसे इशू किया जाएगा, कंडीशन ध्यान से सुनना। सबसे पहला कंडीशन है आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। क्या है बेटा, पहला कंडीशन आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, मतलब 75% मेंबर का हाँ होना चाहिए। तीसरी कंडीशन रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई करोगे, जो आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो ना उसमें स्पेसिफाई करो कौन से डायरेक्टर को, कौन से एम्प्लॉय को आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, पैसा कैश में लिया है या अदर देन कैश लिया है, जो भी लिया है वो आप बताइए। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट,
ध्यान से, जो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स बेटा डायरेक्टर्स को इशू किया जाता है या एम्प्लॉय को, उसके ऊपर लॉक इन पीरियड रहता है 3 सालों का। कितने सालों का बेटा? 3 सालों का लॉक इन पीरियड, मतलब 3 साल तक वो बेच नहीं सकते। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको एग्जाम में पक्का लिख के आना है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आप अगर इशू कर रहे हो एक साल में मैक्सिमम 15%, एक साल में मैक्सिमम बेटा कितना? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 लाख विच एवर इज हायर। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 लाख विच एवर इज हायर। करेक्ट है? अब सौरभ बोलेगा अमित सर फिर तो मैं इसका लूपहोल निकाल लूं, एवरी ईयर मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करता रहूंगा। आपने क्या बोला? 15% ना, लॉ मेकर को पता था, लॉ मेकर ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बोला पूरी लाइफ टाइम ऑफ कंपनी में 25% से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, पूरी लाइफ टाइम ऑफ कंपनी में कितना? 25% से ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, अगर तुम्हारी कंपनी स्टार्टअप है तो तुम 50% तक कर सकता है। अगर तुम्हारी कंपनी क्या है बेटा? स्टार्टअप है तो 50% तक, वो भी पहले सिर्फ 10 सालों में, पहले 10 सालों में। चलो दोबारा बोल रहा, मैंने क्या बोला? एक साल में मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स कितना होगा? 15%। एक साल में मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स कितना होगा बेटा? 15%। सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बोला कि सर तू 15 से बढ़ा सकता है, ओवरऑल पूरे लाइफ टाइम में कितना? 25%। लेकिन स्टार्टअप कंपनी के लिए ओनली इन फर्स्ट 10 ईयर्स। लेकिन 15% वाले में एक और पॉइंट है बेटा, 15% और 5 लाख विच एवर इज हायर। आ रही है बातें समझ में? पक्का? अब ध्यान से सुनो, अगर लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो सेबी गाइडलाइंस फॉलो करेगी, और अगर अनलिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो सिर्फ कंपनी लॉ फॉलो करेगा। जो अपन रूल पढ़ रहे हैं ये कंपनी लॉ का ही रूल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ध्यान से, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू आप निकालोगे उसके लिए आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करोगे। किसको अपॉइंट करोगे बेटा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करोगे, और आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे SH3 में। क्या मेंटेन करोगे? रजिस्टर मेंटेन करोगे किसमें बेटा? SH3 में। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला बेटा कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करती है तो उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी होगी तो सेबी गाइडलाइन, और अनलिस्टेड कंपनी होगा तो कंपनी लॉ। अब देखो कंपनी लॉ के रूल्स क्या क्या है। अगर अनलिस्टेड कंपनी क्या इशू करती है बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। सबसे पहला रूल, लॉ मेकर ये बोल रहा है कि जब भी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो SR पास करोगे। क्या पास करोगे बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको जो मैंने नोट्स भेजा ना ग्रुप में उसमें होगा। सबसे पहले आप क्या पास करोगे बेटा? SR पास करोगे। ठीक है, दूसरा, जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो आपके रेजोल्यूशन में लिखा होना चाहिए किसको इशू कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ कर रहे हो, डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया है, कैश कितना आपने लिया है, ये सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हैं तो उसके ऊपर लॉक इन कितना रहेगा बेटा? 3 सालों का। मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स एक साल में कितना? 15% और 5 लाख विच एवर इज हायर। ओवरऑल कितना? 25%। देखा जाए तो सेबी और कंपनी लॉ दोनों में रिपीटेशन बातें हैं। समझ में आ रहा? याद हो गया स्वेट इक्विटी शेयर्स? ध्यान से बेटा, 3 सेक्शन एग्जाम में कभी छोड़ के मत जाना। कौन से? 52, 53 एंड 54। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 52, 53 एंड 54। ठीक है, तो देखो अभी हमने कहां से कहां तक पढ़ लिया बेटा? अपन ने पहले कहां से कहां तक पढ़ा था? 43 से लेके 51 तक पढ़ा, और फिर अभी हमने 52 से लेके 54 तक पढ़ लिया। 52 से लेके 54 तक पढ़ लिया। याद है मैंने आपको एक टॉपिक बोला था कि मैं थोड़े टाइम बाद आपको लेता हूं, सेक्शन 55 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन नंबर 55। एक काम करो 55 भी यहीं डाल देते हैं, 52 टू 55 ऐसे ही ब्लॉक में आप भी पढ़ना। ठीक है, चलो 55 जितना बोल रहा हूं उतना सुनने पे ध्यान दो। अगर कोई कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहती है, अगर कोई कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहती है तो पहला कंडीशन है, लॉ मेकर क्या बोल रहा है? कंपनी के आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि कंपनी कौन सा शेयर्स इशू कर सकती है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। दूसरा, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा बेटा? कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। क्या इशू करने के लिए? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए। तीसरी कंडीशन, मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड 20 सालों का होगा। कितना बेटा? 20 साल। एक बात बताओ, आज अगर मान लो 2022 में कोई कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो मैक्सिमम कितने सालों तक?
20 साल कितना होगा बेटा 2044, करेक्ट है। ध्यान से लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि सुन बेटा, मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड 20 सालों का है, लेकिन एक कंपनी 42 बेटा 20 सालों का है, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसको 30 इयर्स दिया गया है बेटा, इंफ्रा। कौन सा? इंफ्रा कंपनी समझते हो ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है। इंफ्रा कंपनी को बेटा 30 इयर्स है, लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है बेटा। इसके ऊपर क्या एक कंडीशन है? क्या कंडीशन है? ध्यान से सुनना। 20 इयर्स के बाद 21st ईयर से इंफ्रा कंपनी को जितना पैसा आपने मंगाया था उसका 10% वापस करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंफ्रा कंपनी ने 60, बेटा सुनने पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंफ्रा कंपनी ने 60 करोड़ मंगाए, तो 20 से इनको कितना एक्सटेंशन मिल गया? 10 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। तो बोला 21 से लेके 30 सालों तक तुम क्या करते रहो? 60 का 10% वापस करते रहो, यानी हर एक साल 6 करोड़ वापस करते रहो। अल्टीमेटली क्या होगा? 30वें साल तक पूरा 60 करोड़ वापस, तो कंपनी को बर्डन भी नहीं आएगा। आ रही है बातें समझ में? चलो दोबारा रिपीट करो। सबसे पहला कंडीशन हमने क्या बोला? आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। तीसरा कंडीशन हमने क्या बोला? कि मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड 20 सालों का होगा। इंफ्रा कंपनी के लिए 30 सालों का, लेकिन कंडीशन क्या है? आफ्टर 20 ईयर्स, 21st ईयर से हर एक साल 10% आपको रिडीम करना है। जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे उसमें एक फॉर्म फाइल करोगे बेटा, आरओसी को, फॉर्म नंबर SH7। क्या फाइल करोगे? फॉर्म नंबर SH7 विद इन 30 डेज में, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सर अब इंफ्रा कंपनी को हम क्या दे रहे हैं? इशू कर दिया, अब बात किसकी आएगी? रिडम्पशन की। बात किसकी आएगी बेटा? रिडम्पशन की। तो हमने इशू पढ़ लिया, लेकिन 55 किसको डील करता है? रिडम्पशन को ना। तो अब ध्यान से सुनो, 55 में रिडम्पशन की क्या क्या बातें लिखी हुई सुनना। सबसे पहला, रिडम्पशन तू करेगा कहां से? तो बोला करंट ईयर के प्रॉफिट से, लास्ट ईयर के रिजर्व से, या फिर नया शेयर्स इशू करके। क्या क्या बोला मैंने? करंट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का रिजर्व, या नया शेयर्स। यानी आपसे किसी ने पूछा कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कैसे होगा, तो क्या बोलोगे? करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, और किससे? न्यू शेयर्स इशू करके, न्यू शेयर्स इशू करके, ठीक है। अब अभिषेक क्या बोल रहा है? सर मेरे माइंड में तो बहुत सारी सवाल आ गई। आपने बोला प्रॉफिट से रिडीम कर सकते हैं, चलो ठीक है, कूल, समझ में आया। दिक्कत ये है सर रिजर्व से। सर अगर मैं रिजर्व से शेयर्स रिडीम करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि रिजर्व मेरा लायबिलिटी साइड होता है, मैं रिजर्व से पैसा निकालूंगा तो मेरा रिजर्व कम हो जाएगा। सर मैं बैलेंस शीट कैसे टैली करूं? बैलेंस शीट में कैसे टैली करूं? समझ में आ रहा? तो लॉ मेकर ने बोला ठीक है, तुम जितने नॉमिनल वैल्यू का रिडम्पशन कर रहे हो उतने नॉमिनल वैल्यू का एक रिजर्व क्रिएट करो, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR क्रिएट करो। समझ में आ गया? तो जब भी आप रिजर्व से पैसा निकालोगे तो क्या करोगे? उतने नॉमिनल वैल्यू का, जितने नॉमिनल वैल्यू का आप शेयर्स रिडीम कर रहे हो उतने नॉमिनल वैल्यू का क्या क्रिएट करोगे बेटा? CRR क्रिएट करोगे। बोला ठीक है सर, ये डाउट समझ में आ गया। लेकिन सर एक डाउट लास्ट वाला, आपने क्या बोला? मैं पुराना शेयर्स रिडीम नहीं कर पा रहा तो मैं नया शेयर्स मंगा सकता हूं। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? एक तो मैं पुराने वाले पैसे नहीं दे पा रहा और नए पैसे मंगा के मैं ऐसा कर लूं। लॉ मेकर ने बोला यस बेटा, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बेटा एक कंडीशन है। देखो कंडीशन क्या बोलता है, ध्यान से, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, फिर मैं उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा। इट मे बी नोटेड दैट वेयर अ कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। देखो हमने अभी क्या बोला कि भाई कंपनी क्या करेगी? 3 जगह से शेयर्स रिडीम करेगी, लेकिन मान लो रिडम्पशन का डेट आ गया लेकिन कंपनी इस पोजीशन पे नहीं है कि शेयर्स को रिडीम कर पाए। कंपनी इस पोजीशन पे नहीं है कि शेयर्स को रिडीम कर पाए। फॉर एग्जांपल कोरोना के 2 साल आ गए, उनके पास इतनी प्रॉफिट ही नहीं है कि मैं क्या कर पाऊं बेटा? रिडीम कर पाऊं। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि वो रिडीम कर सकता है, लेकिन उसके लिए बेटा 2 प्रोविजन लगाने पड़ेंगे। पहला, 75% ऑफ शेयर होल्डर से कंसेंट लेके आओ, NCLT से पूछ के आओ। ठीक है, सेंटेंस सुनो फिर मैं उसका मीनिंग बताऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है,
It may be noted that where a company is not in a position to redeem its preference shares, it may redeem unredeemable preference shares by issue of further preference shares. By issue of further preference shares. यही मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि भाई मैं रिडीम कर सकता हूं कहां से, नए शेयर्स को इशू करके, ठीक है। अब देखो नए शेयर्स के रिगार्डिंग दो कंडीशंस बोला। सबसे पहला 75% ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आप पूछ लो, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो मैं उल्लू बना सकता हूं। लॉ मेकर को पता था कि कंपनी क्या करेगी, हर एक साल ये नाटक करेगी। क्या बोल दिया, ठीक है, पूछ लिया 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, जब आप एनसीएलटी से भी पूछ के आ। अब बताओ करेगी कंपनी ऐसी नाटक? नहीं। उनको दो कंडीशन लग गए ना। पहला क्या, 75% ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछूं और एनसीएलटी से क्या लेके आऊं, परमिशन। तभी क्या होगा बेटा, नए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके मैं पुराने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकता हूं। याद रहेगा। चलो अब प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन को कंक्लूड करते हैं। पहला हमने क्या बोला, करंट ईयर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर के रिजर्व से जब भी मैं रिडीम करूंगा तो क्या क्रिएट करूंगा, CRR। कितने नॉमिनल वैल्यू का, जितने नॉमिनल वैल्यू का मैंने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है, ठीक है। थर्ड कंडीशन मैंने आपको क्या बोला कि आप नए शेयर्स को इशू करके भी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन है। पहला 75% ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आप पूछ के आइए एंड साथ में एनसीएलटी की परमिशन लेके भी आइए। करेक्ट है। और जब भी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे कौन सा फॉर्म फाइल करोगे, SH7। किसको फाइल करना है, ROC को विद इन 30 डेज। करेक्ट है। तो देखिए हमारा दो ब्लॉक ऑफ सेक्शंस बेटा खत्म हो गया। 43 से हमने 51 तक खत्म किया और 52 से 55 तक खत्म किया, ठीक है। अब बेटा जो ब्लॉक हम पढ़ेंगे वो 56 से लेके 59 का पढ़ेंगे। इसके बाद मोस्टली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद के जो सेक्शंस होंगे ना वो मैं अलग अलग टॉपिक में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा किसकी, सेक्शन 56 से लेके 59। सुनना पहले, सेक्शन 56 से लेके 59 का प्रोविजन डील किसको करता है। सेक्शन 56 से लेके 59 का प्रोविजन डील करता है बेटा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन को। किसको, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। कुछ बातें याद आ रही, हमने जब मेंबरशिप वाला चैप्टर पढ़ा था तो क्या बोला था, मेंबर बन सकते हैं ट्रांसफर करके, यानी मैं अपना शेयर्स किसी को बेच रहा हूं, और ट्रांसमिशन मेरे मरने के बाद मेरा शेयर्स मेरे नॉमिनी को। तो ट्रांसफर दो जिंदा शेयर होल्डर के बीच में होगा और मरने के बाद ट्रांसमिशन। तो हम वही सीख रहे हैं कि ट्रांसफर कैसे होता है और ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला देखो, मैंने आपको दो कॉलम्स बना के दिए हैं, ध्यान से सुनने पे ध्यान देना। अगर आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो किसके नाम पे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, मतलब प्रमोटर, जो पहला इनिशियल शेयर होल्डर होता है, तो उसके नाम पे कितने दिन में ट्रांसफर हो जानी चाहिए, बोला 2 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। याद रखना एमसीक्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ये, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। क्या बोला मैंने, तो किसको शेयर देना है बेटा, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को। तो कितने महीने, रट्टा मारो, 2 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर, खाली करो इसको। नेक्स्ट, अगर तुम इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट शेयर होल्डर, इसके अलावा कोई भी शेयर होगा तो कहां से बेटा, विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। सिंपल है, यानी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को कर रहा हूं तो 2 महीने इनकॉर्पोरेशन से काउंट करने, इसके अलावा जो भी होगा उसको 2 महीने कहां से काउंट करने बेटा, अलॉटमेंट से, ठीक है। ध्यान से, इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, ध्यान से बेटा, पहला जो 2 बातें बताई वो अलॉटमेंट से रिलेटेड था, डायरेक्टली मैं शेयर्स अलॉट कर रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। तो देखो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, within 1 month from the date of receipt by company of the instrument of transfer or intimation of transmission। या तो तुमने इंस्ट्रूमेंट भेज दिया या तो मुझे इंटीमेट कर दिया। कौन सा फॉर्म है बेटा, SH4। कौन सा फॉर्म है, SH4। आ रही है बात समझ में। और क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, कहां से, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। करेक्ट है। चलिए नीचे एक नोट लिखा होगा, लिखा हुआ IFSC कंपनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। उसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर आपकी कोई कंपनी IFSC वाली है, कौन सी वाली है बेटा, IFSC, फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर आपकी कोई कंपनी IFSC वाली है तो विद इन 60 डेज, कहां से बेटा, विद इन 60 डेज। सारे के सारे ट्रांसफर कितने दिन में हो जानी चाहिए, विद इन 60 डेज। चलो सेक्शन 56 दोबारा रिकैप करो।
सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को कितने दिनों में अलॉट कर दोगे? 2 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एनी अदर शेयर होल्डर को विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन ट्रांसफर डीड आपने फाइल किया या आपने इंटीमेशन दिया SH4 फॉर्म, ठीक है। और लास्ट हमने क्या पढ़ा? इन केस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर को 6 मंथ कहां से काउंट करोगे? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और IFSC होगा तो हर एक केस में कितना बेटा? 60 डेज। करेक्ट है। खत्म हो गया सेक्शन नंबर 56। सेक्शन 56 बेटा खत्म। कोई दिक्कत सेक्शन 56 में? नहीं ना। चलो अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 57। सेक्शन नंबर 57, सेक्शन नंबर 57 सुनने पे ध्यान देना। सेक्शन नंबर 57, अगर कंपनी बोल रहा हूं, कोई भी पर्सन रॉन्गफुली किसी का शेयर्स अपने नाम पे करवा ले, रॉन्गफुली किसी का शेयर्स अपने नाम पे करवा ले, तो लॉ में करने क्या बोला? 57 की पेनल्टी लग जाएगी। कितनी पेनल्टी है? 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन लगा सकता हूं और जेल भेज सकता हूं बेटा 1 साल से लेके 3 साल तक। समझा? फाइन कितना? 1 लाख से 5 लाख तक और जेल कितना बेटा? 1 साल से 3 साल तक। सेक्शन नंबर 57 क्या लिखा हुआ है? पनिशमेंट फॉर इम्पर्सोनेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, किसी दूसरे की शेयर सर्टिफिकेट को ऑल्टर वगैरह करके अपने नाम पे कर लिया। कोई डाउट? चलिए क्या? फाइन और जेल और विथ बोथ, दोनों भी हो सकता है। बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाइए बेटा सेक्शन नंबर 58। सेक्शन नंबर 58। अब ट्रांसफर का मैं प्रोसीजर समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बस सुनने पे ध्यान देना, याद हो जाएगा प्रोसीजर। सबसे पहले आप अगर शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो SH4 फॉर्म आप क्या करेंगे बेटा? सबमिट करेंगे। कितने दिनों के अंदर में? विद इन 60 डेज, ठीक है। नाउ कंपनी विल आइदर इशू द न्यू शेयर सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफरी और सेंड रिफ्यूजल नोटिस, ठीक है। जैसे मान लो मैं अपना शेयर सौरभ को बेचना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले ट्रांसफर डीड फाइल करूंगा कंपनी को। अब कंपनी 60 दिनों के अंदर में या तो सौरभ के नाम पे शेयर्स को रजिस्टर कर देगा या बोलेगा कि नहीं मैं नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो भाई सौरभ को तो गुस्सा आएगा ना, मुझे भी गुस्सा आएगा, भाई मेरा शेयर्स मैं बेचना चाहता हूं, क्यों नहीं बेच रहे हो तुम, ठीक है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर मान लो रिफ्यूजल हो गया तो ठीक है, तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है। रिफ्यूजल के 30 दिनों के अंदर अंदर में तुम चले जाना कहां पे? NCLT के पास। किसके पास चले जाना? NCLT। अब यहां से बेटा कहानी चेंज, पहले सुनो, दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? हम पढ़ क्या रहे? ट्रांसफर का प्रोविजन, ट्रांसफर का प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या है बेटा? कौन सा फॉर्म फाइल करना है? SH4। कितने दिनों के अंदर में? 60 डेज के अंदर में, ठीक है। हमने फाइल कर दिया, सॉरी हमने कंपनी को फाइल किया। कंपनी 60 दिनों के अंदर में या तो मेरे नाम पे रजिस्टर करेगी या तो मुझे क्या बोल देगी? मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कंपनी मना कर दे कि मैं नहीं कर रहा, तो जिस दिन मना किया उसके अगेंस्ट अपील मैं कर सकता हूं। कहां पे? NCLT। अब ध्यान से, प्राइवेट कंपनी का तरीका अलग है अपील करने का और पब्लिक कंपनी का तरीका अलग है, ठीक है। चलिए, अगर प्राइवेट कंपनी है तो आप अपील करो NCLT को विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से काउंट करेगा? ध्यान से देखना, 2 बातें लिखी, रिसीट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस, ठीक है, या फिर एक बात बताओ कितने दिन के अंदर में हो जाना चाहिए मुझे? 60 दिनों के अंदर में। एक बात मुझे 60 दिन के अंदर में अगर कोई नोटिस ही नहीं आया तो कंपनी को कितने दिन में मुझे रिप्लाई करना था? 60 डेज में ना। 60 डेज में कोई नोटिस ही नहीं आया तो बोला जिस दिन नोटिस आया वो वाला डेट, और 60 डेज में अगर कोई नोटिस ही नहीं आया वहां से 30 डेज। इसमें से बताओ क्या लोगे? विच एवर इज लेटर लोगे या क्या लोगे? देखो मैं 2 बातें बोल रहा हूं, या तो वो नोटिस भेज दे और अगर नोटिस ना भेजे तो मैक्सिमम 60 दिन। 60 दिन के बाद तो मैं जा सकता हूं ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर। कौन सा फॉर्म? SH4। करेक्ट है। चलिए ध्यान से, ये तो था किसके लिए बेटा? प्राइवेट कंपनी के लिए। अब आ जाओ पब्लिक कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए क्या बोल रहा है? कितने दिनों के अंदर में जाओगे? विद इन 60 डेज, ठीक है। 60 डेज कहां से? 60 days of refusal of receipt of refusal notice, or if refusal notice not received then within 90 days from the delivery of SH4। तो देखो 2 बातें हो गई। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोलोगे? जिस दिन रिफ्यूजल नोटिस आया उसके 30 डेज में। अगर रिफ्यूजल नोटिस नहीं आया, रिफ्यूजल नोटिस नहीं आया तो विद इन 60 डेज, जहां पे मैंने SH4 फाइल किया। डिलीवरी के लिए मैं क्या फाइल करता हूं? SH4 ना। अच्छा, पब्लिक कंपनी के लिए क्या है
कि सर विद इन 60 डेज, कहां से, जिस दिन नोटिस आया। अगर नोटिस नहीं आया तो जहां से मैंने SH4 फाइल किया था ना वहां से 90 डेज, वहां से 90 डेज मैं अप्लाई कर दूंगा किसको, NCLT को। अब NCLT दोनों पार्टी की बातों को सुनेगा, सुनने के बाद क्या होगा, या तो अपील को वो डिसमिस कर देगा या तो ऑर्डर बोलेगा कंपनी को कि भाई रजिस्टर कर, तू गलत कर रहा है। कितने दिन में कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, 10 दिनों के अंदर में। और क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज फाइन। कितना भाई, सेम फाइन है बेटा, 1 लाख से 5 लाख और 1 साल से 3 साल तक की जेल। करेक्ट बेटा, दोनों है। सुनने पे ध्यान दो, एक बार पूरा प्रोसीजर रिकैप कर ले। चलिए बोलो, हम ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, SH4। किसको फाइल करेंगे, कंपनी को। कंपनी कितने दिन के अंदर में रिप्लाई करेगी, 60 दिनों के अंदर में, आइदर रजिस्टर और नॉट। अगर कंपनी ने बोल दिया नॉट तो मैं क्या करूंगा, प्राइवेट कंपनी हो तो अपील करूंगा कहां, NCLT में। कितने दिन में, विद इन 30 डेज, जिस दिन रिफ्यूजल नोटिस आया। अगर नोटिस ही नहीं आया तो जिस दिन SH4 मैंने जमा किया था वहां के 60 दिनों में। करेक्ट है। अब आज पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में NCLT के पास जाऊंगा कितने दिनों में, विद इन 60 डेज ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। और अगर नोटिस नहीं आया तो जिस दिन SH4 आया, जिस दिन मैंने SH4 दिया उसके 90 डेज में NCLT को बता दिया। अब NCLT दोनों पार्टी की सुनेगा, 3 ऑर्डर दे सकता है, या तो डिसमिस, या फिर कंपनी को क्या बोलेगा, भाई रजिस्टर कर विद इन 10 डेज, या फिर फाइन लगा देगा। डिफॉल्ट होगा तो क्या लगा देगा, फाइन, 1 लाख से 3 लाख, 5 लाख तक मैक्सिमम, और जेल 1 साल से 3 साल। दिस इज बेटा सेक्शन नंबर 58। ठीक है, ब्लॉक किसका है, 59 तक का। नेक्स्ट लिखो, क्या लिखा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मेंबर 59। ध्यान से, कभी कभी ऐसा पॉसिबल है ना, फॉर एग्जांपल बेटा इंडिया में टाइटल बहुत सारे लोगों के सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अमित महतो है, हो सकता है किसी और का भी नाम हो अमित महतो, पॉसिबिलिटी है। या फिर महतो और मेहता में बस डिफरेंस किस चीज़ का है बेटा, ए और ई का। ठीक है, तो मान लो गलती से मैंने अप्लाई किया अमित महतो, लेकिन शेयर्स रजिस्टर किसको हो गया, अमित मेहता, यानी गलती से उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आया और मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ ही नहीं रहा। तो हम क्या करवा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन। क्या करवा सकते हैं बेटा, रेक्टिफिकेशन। देखो क्या लिखा है, इफ बाय मिस्टेक नेम ऑफ मेंबर इज रिमूव्ड और एडेड और अननेसेसरी डिले इन एंटरिंग द नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। या तो मेरा नेम बिना मतलब में आ गया, या तो ऐड करने में डिले कर रहे हो, ठीक है, या तो मेरा नेम तुमने रिमूव कर दिया। 3 बातें समझ में आई। बोलो क्या बोला मैंने, नेम मेरा रिमूव हो गया, नेम तुमने जबरदस्ती डाल दिया और नेम डालने में तुम टाइम लगा रहे हो। ठीक है, तो मैं कहां चला जाऊंगा बेटा, NCLT के पास। कंपनी के ऊपर कितना फाइल, क्या लिखा हुआ है, एक ऑर्डर। देखो पहले 2 बातें होगी, या तो अपील डिसमिस होगा या तो ऑर्डर देगा। कितने दिनों में, 10 डेज में। या तो तू रजिस्टर कर, और अगर रजिस्टर नहीं किया तो वही 1 लाख से 5 लाख और 1 साल से 3 साल तक का जेल। हो गया सेक्शन नंबर 59। बहुत ही चिंदी है 59। क्या बोल रहा है 59, बोलो जरा एक बार। अगर मेरा नाम रिमूव हो गया, अगर मेरा नाम जबरदस्ती ऐड हो गया, अगर मेरा नाम ऐड करने में तुम डिले कर रहे हो, तो मैं कहां चला जाऊंगा, NCLT। या तो अपील रिजेक्ट होगा या NCLT ऑर्डर देगा। ऑर्डर देगा तो कितने दिन में रजिस्टर करेगा तू, 10 दिन। 10 दिन में अगर तू रजिस्टर नहीं कर रहा तो कंपनी को फाइन कितना, 1 से 5 लाख तक और 1 साल से 3 साल तक का जेल। करेक्ट है। चलिए सेक्शन नंबर 59 खत्म। तो हमने 3 ब्लॉक तो बेटा कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 60 से लेकर 62 तक, लेकिन इसमें बहुत सारे सेक्शंस में आपको हटवा दूंगा क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम अब नहीं लूंगा, 20 से 25 मिनट, ज्यादा नहीं। चलिए आ जाइए सेक्शन 60, बहुत ही सिंपल बेटा। देखो क्या लिखा है, वेयर अ कंपनी पब्लिश डिटेल्स ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल इन एनी डॉक्यूमेंट इट शैल ऑल्सो मेंशन द सब्सक्राइब एंड पेड अप। ऑब्वियसली सी बात है भाई, आप सिर्फ मुझे ऑथराइज बता के छोड़ सकते हो क्या, नहीं ना। ऑथराइज बता रहे हो तो साथ में क्या बताओ, पेड अप भी बताओ, इशूड ही बताओ और सब्सक्राइब ही बताओ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, याद रहेगा। तो देखो सेक्शन नंबर 60 सिंपल क्या बोलता है कि कंपनी सिर्फ ऑथराइज नहीं बताएगी, ऑथराइज के साथ साथ सब्सक्राइब्ड और पेड अप भी बताना पड़ेगा। क्लियर, खत्म सेक्शन नंबर 60। 61 ये बेटा पढ़ाऊंगा मैं मेमोरेंडम वाले चैप्टर में, ऑल्टरेशन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो इसको मैं मेंबरशिप वाले चैप्टर में, सॉरी मेमोरेंडम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 62 बेटा राइट इशू
एंड 63 किसको डील करता है? बोनस इशू। तो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना उसमें देखो होगा 62 राइट इशू। 62 क्या है बेटा? राइट इशू। चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनना, कंपनी कभी भी अगर एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करना चाहती है तो सबसे पहला राइट किसको देगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। किसको देगी राइट? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। करेक्ट है। अब देखो हम किसको राइट दे रहे हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ना। तो इसके लिए प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। क्या दोगे? लेटर ऑफ ऑफर। क्या दोगे? लेटर ऑफ ऑफर। अब उस लेटर ऑफ ऑफर में 15 से 30 दिनों का टाइम होगा। 15 से 30 डेज का क्या होगा बेटा? टाइम होगा। 15 से 30 दिनों के अंदर में अब इन्वेस्टर या तो हां बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, या रिनाउंस कर सकते हैं अपना राइट किसी और को। क्या बोला मैंने? कि कंपनी कभी भी अगर एक्स्ट्रा शेयर्स मंगाना चाहती है तो वो किससे मंगाएगी? पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या देगी बेटा? राइट। और राइट कैसे देना है आपको? लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू देना है। अब जब आप लेटर ऑफ ऑफर दोगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितने दिनों का टाइम दोगे? 15 से 30 डेज का। मिनिमम 15 और मैक्सिमम 30 दिन का। 15 से 30 दिनों के अंदर मेंबर क्या बोलेंगे? या तो हां मैं लूंगा, या तो ना मैं नहीं लूंगा, या तो वो अपना राइट किसी और को रिनाउंस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसे क्या बोल रहा है अमित सर? एक डाउट, अगर मान लो मेंबर ने ना बोल दिया तो राइट तो वापस, और मेंबर ने ये बोला कि मैं रिनाउंस भी नहीं कर रहा, मतलब राइट वापस। तो सर वो जो वापस होके राइट आ गया वो किसको दूं? तो बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको भी चाहे दे सकते हैं। समझा? लेकिन पहला राइट हमेशा किसका? एग्जिस्टिंग का। समझा? उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको चाहे उसको बेटा क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक है। कोई डाउट यहां तक बेटा? अब ध्यान से, लॉ मेकर क्या बोल रहा है? जिस दिन आप ओपनिंग ऑफ ऑफर करोगे उससे 3 दिन पहले शेयर होल्डर को नोटिस जरूर भेज देना। ओपनिंग ऑफ ऑफर से 3 दिन पहले आप शेयर होल्डर को क्या भेज दोगे बेटा? नोटिस भेज दोगे। क्या? वही लेटर ऑफ ऑफर भेज दोगे। क्लियर है? कितने दिन पहले? ओपनिंग से 3 दिन पहले क्या भेजोगे? लेटर ऑफ ऑफर। आई बातें समझ में या नहीं? तो ये है बेटा सेक्शन नंबर 62, दैट इज राइट इशू। आ रही है बातें समझ में? सेक्शन 62 राइट इशू क्लियर हो गया सबको? चलिए अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 63। सेक्शन नंबर 63 किसको डील करता है बेटा? बोनस इशू को। किसको डील करता है? बोनस इशू को। ठीक है। अब इसे बोल रहा है अमित सर राइट इशू में एक और डाउट पूछो क्या? सर अभी आपने एक वर्ड बोला था लेक्चर के शुरुआत में, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल हो सकता है और डिबेंचर कन्वर्टेबल हो सकता है। सर एक डाउट मेरा ये है कि मान लो मैं किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं और मेरा प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है। करेक्ट है। लेकिन अभी तक इक्विटी में कन्वर्ट हुआ नहीं है और उससे पहले कंपनी क्या इशू कर रही है? राइट। सर अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता तो राइट के लिए तो मैं भी एलिजिबल होता, लेकिन अभी मेरा कन्वर्ट हुआ नहीं है और कंपनी उससे पहले क्या दे रही है? राइट। सर मेरा राइट तो अफेक्ट हो रहा, मेरा राइट तो अफेक्ट हो रहा ना, कंपनी को वेट करना चाहिए। लॉ मेकर ने बोला यस सही बात है तेरी। तो कंपनी को एक ऑर्डर दिया कि ठीक है एक काम कर, अब इस एक का जितना कन्वर्ट होने वाला है ना उतना उसके लिए राइट रिजर्व करके रख दो। समझ में आ रहा है जरा? उतना उसके लिए राइट क्या कर दो बेटा? रिजर्व करके आप रख दो ताकि उसका राइट अफेक्ट ना हो। आ रही है बातें समझ में? फिर बोल रहा है अमन, बोल रहा फिर तो सर मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आ गया। एक बात बताओ, अभी अभी आपने रिसेंटली क्या बोला था कि क्रेडिटर डेट रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा है। आ रही है बातें समझ में? सर फिर तो अभिषेक का डाउट मेरे माइंड में भी आ गया कि अगर क्रेडिटर अपने डेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इक्विटी में, तो सर उसको भी राइट मिलना चाहिए फिर तो। जैसे आपने किसके लिए रिजर्व बना के रखा? एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए रिजर्व बना के रखा, चलो उसके लिए भी रिजर्व बनाओ। फिर लॉ मेकर ने बोला अमन तेरी बात दिमाग में आई तो सही, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया लॉ मेकर ने। लॉ मेकर ने क्या बोला कि ठीक है अगर कोई डिबेंचर या अगर कोई लोन किस में कन्वर्ट होने वाला है? इक्विटी में, तो क्या बोला कि ठीक है उनके लिए भी राइट रिजर्व हो सकता है। कंडीशन इशू करने के टाइम में यह बात लिखी होनी चाहिए। समझा क्या बोला मैंने?
इशू करने के टाइम में ये बात लिखी होनी चाहिए, इशू करने के टाइम में ये बात लिखी होनी चाहिए। समझ में आया? दो बातें क्लियर हो गई। सौरभ क्या बोल रहा है फिर? तो सर मेरे माइंड में एक डाउट आ गया। सर एक बात बताओ, अगर कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन ले रखे हैं, किससे? गवर्नमेंट से। कंपनी ने किससे लोन ले रखे हैं बेटा? गवर्नमेंट से लोन ले रखे हैं। या फिर मान लो सर गवर्नमेंट का लोन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इस लोन को कन्वर्ट करना चाहिए इक्विटी में, इस लोन को कन्वर्ट करना चाहिए इक्विटी में। तो सर ये ऑर्डर तो गवर्नमेंट दे रहा है, तो सर अगर मान लो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बोल रखा है कि ये लोन इक्विटी में कन्वर्ट होगा, तो फिर सर उसका भी राइट इफेक्ट होगा। और बातें समझ में आ रही? तीन बातें मैं क्या बोल रहा हूं। एक तो मैंने ये बोला एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा जिसको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है? इक्विटी। भाई उसका राइट इफेक्ट थोड़ा हमने रिजर्व बना के रख दी। अमन ने क्या बोला? सर मेरा सवाल, आपके डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर मेरा डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है तो मेरा राइट भी अफेक्ट हो रहा। फिर तो बोला ठीक है मैं तुझे दूंगा, लेकिन तेरे लिए क्या लिखा होना चाहिए? इशू करने के टाइम में ऐसा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है। अब सौरभ क्या पूछ रहा है? मैं सर एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट के किसी मैंडेटरी प्लान की वजह से डेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? इक्विटी में। अब क्या करूं? तो बोला फिर तो बेटा गवर्नमेंट का ही प्लान है ना वो, फिर तो हमें मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। एक बात मुझे बता, हमने क्या बोला? राइट इशू मैं किसको दिया था? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। लेकिन ये तीनों शेयर होल्डर थे क्या? ये तो बाहर वाले थे। तो दीज आर द एक्सेप्शन हो जाता है राइट। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? चलिए अब आते बेटा सेक्शन नंबर 64 था ना, 63 बोनस इशू। चलिए ध्यान से बेटा, बोनस इशू हमेशा किया जाता है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस को बोनस नहीं किया जाएगा। किसको किया जाएगा? इक्विटी को। चलो आप मान लो ऐसे ही कभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और ऐसे ही पढ़ते हुए जा रहे थे कि बोनस इक्विटी को किया जाता है, प्रेफरेंस को नहीं किया जाएगा। बाजू में एक अंकल बैठे हुए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे ही पूछ लिया मजे मजे में, बेटा बताइए इक्विटी को वालों को, प्रेफरेंस वालों को क्यों नहीं? करेक्ट बेटा, उनके पास ऑलरेडी दो प्रेफरेंशियल राइट है। क्या? डिविडेंड सबसे पहले तुम ही लोगे, कैपिटल भी सबसे पहले तुम ही दोगे। इतने सारे राइट तो दे दिए ना, अब क्या चाहिए तुम्हें? जान लोगे क्या कंपनी की? नहीं ना। इसलिए बेटा उनको बोनस इशू नहीं किया जाता। समझ में आ रहा? चलिए अब बोनस इशू के बेटा छोटे छोटे रूल्स हैं। सबसे पहला रूल आप ही बता दो, क्या होना चाहिए? आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा हो तो क्या करोगे? ऑल्टर करोगे क्या? अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद एक जनरल मीटिंग बुलाओ, उसमें क्या करो बेटा? रेजोल्यूशन पास करो। ठीक है। उसके बाद कंपनी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एक बात मुझे बताओ, कंपनी अपने देनदार को पैसा नहीं दे रहा और बोल रहा मैं बोनस बांटूंगा, आपको लगता क्रेडिटर गंदी गंदी गालियां देंगे कि भाई एक बात बता, तू मुझे देने के लिए तेरे पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। सौरभ ने मुझसे 10 रुपए लिए थे, वापस नालायक नहीं कर रहा, लेकिन समोसे खा रहा है। मैं क्या बोलूंगा? भाई मुझे देने के लिए तुझे 10 रुपए नहीं है, खुद समोसे के मजे ले रहा है। एक काम कर, 10 रुपए वापस नहीं करा तो समोसे के मजे मुझे ही दिलवा दे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसे क्रिएटर क्या बोल रहा? भाई एक बात बताओ, तुम बोनस इशू करने जा रहे हो ना, करो ना, मैं रोक थोड़ी रहा हूं, तुम्हारी कंपनी, तुम जो भी करो, लेकिन मेरा तो डेट पहले दे दो। तो क्या बोल रहा है लॉ मेकर कि बेटा अगर तेरा डिफॉल्ट होगा किस चीज का? लोन का, उसके इंटरेस्ट का, डिबेंचर का, उसके इंटरेस्ट का, तो मैं तुझे बोनस शेयर्स इशू नहीं करने दूंगा। कब तक? जब तक तू डेट नहीं दे रहा। करेक्ट है। दूसरा बात, मान लो अब इसे किसी कंपनी का एम्प्लॉय, ठीक है, इसके कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज बाकी है, पीएफ बाकी है, पेंशन बाकी है, ग्रेच्युटी बाकी है, सब बाकी ही है। बच्चा रो रहा है कि आप मुझे देते नहीं है, कितनी चप्पलें इसकी घिस गई लेकिन पैसे नहीं वापस आ रहे। एक बात बताओ, ये बोल सकता है कि नहीं नहीं आप जब तक मेरा नहीं दोगे तब तक मैं नहीं इशू करने दूंगा बोनस? आंसर इज नो। क्यों? बेटा तेरे लिए मैंने अलग से लॉ बना रखे ना, जाना पीएफ एक्ट में जाके क्लेम कर, बोनस में जाके क्लेम करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, अगर तेरे लिए सेपरेट लॉ नहीं होता तो ठीक है, आजा, सुनूंगा मैं तेरी बातें, लेकिन तेरे लिए सेपरेट लॉ है ना। लेकिन मान लो ये बोल रहा है कि सर मैंने सारे लॉ के दरवाजे खटखटा लिए, अब एनसीएलटी क्या बोलेगा? ठीक है, अब तेरा स्पेशल राइट इफेक्ट हो रहा, हाँ अब मैं इंटरफेयर करूंगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्या बोला था? बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे तभी क्या होगा? सॉरी, इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे तो ही क्या होगा? बोनस मिलेगा। फुल्ली पेड अप नहीं होगा तो बोनस नहीं मिलेगा। बस इतनी ही बातें याद रखें। देखो क्या होना चाहिए? आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, तुम्हारा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी डेट का, उसके इंटरेस्ट का,
दूसरा, आपने जो एम्प्लॉइज के कुछ ड्यूज बाकी है उनके डिफॉल्ट आपने नहीं कर रखे हो और तुम्हारा शेयर्स क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप, तो ही आपको बोनस इशू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये था आपका सेक्शन नंबर 63, वेरी सिंपल। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 64, नोटिस टू द आरओसी। बेटा एक फॉर्म याद है, वरना अभी बहुत बार वो फॉर्म की जिक्र की है, SH7। SH7 किसको फाइल करते हैं, आरओसी को। 64 क्या बोलता है, आरओसी को इन 3 केसेस में SH7 जाता है, याद रहेगा। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि SH7 कब फाइल होता है, तो समझ जाना वो कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, 64 की। पहला, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज कैपिटल, अगर तुम्हारा कैपिटल ऑल्टर हो रहा है तो SH7 जाएगा। दूसरा, अगर आप इंक्रीज कर रहे हो क्या बेटा, ऑथराइज कैपिटल को, तो SH7 जाएगा। और अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स का तो SH7 जाएगा, याद रहेगा, करेक्ट है, पक्का। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 60। अच्छा, सेक्शन नंबर 6, और एक बात हमेशा याद रखना, SH7 का टाइम लिमिट फिक्स है बेटा, 30 दिन। 30 दिन कहां से काउंट करेगा, ऑल्ट्रेशन, रिडम्पशन या फिर चेंज, समझा। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 65, क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड कंपनी इफ कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ लिमिटेड कंपनी देन मेंटेन सम रिजर्व। अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी किस में कन्वर्ट होने वाली है, लिमिटेड में, तो उनको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। सेक्शन 66 बेटा मैं पढ़ाऊंगा अलग से, सेक्शन 66 और 2 सेक्शंस और बोल रहा हूं, सेक्शन 68, 69 एंड 70, ये दोनों टॉपिक एक साथ लूंगा बेटा, यानी 4 सेक्शन में आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। सेक्शन 66, 68, 69 एंड 70 पता है किसको डील करता है, सेक्शन 66 डील करता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल को, और 68, 69 और 70 डील करता है बायबैक को। अलग से हम लेक्चर रखेंगे सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक का, रिडक्शन और बायबैक। रिडक्शन और बायबैक हो सकता है अगले वीक में मैं यही रखने वाला हूं, रिडक्शन और बायबैक, पूरा 1 घंटे का टॉपिक है बेटा, क्या, रिडक्शन और बायबैक, तो उस टाइम हम पढ़ लेंगे इसको। हाँ, यानी मैं सेक्शन देखो कौन कौन सा छोड़ रहा हूं, 66 छोड़ रहा हूं, 68, 69 और 70 छोड़ रहा हूं, करेक्ट है। 67 मैंने लिखा ही नहीं है, सेक्शन 72 लिखा है सीधा मैंने, क्या लिखा हुआ है, नॉमिनी, और ये सेक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद आ रहा, मेंबरशिप चैप्टर में पढ़ाया था, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, ठीक है। तो हर एक शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि आप क्या अपॉइंट कर सकते हो बेटा, नॉमिनी। आई बातें समझ में, चलो अब 5 मिनट बेटा, उठना मत अभी कोई, 5 मिनट अपन एक बार फटाफट से इन सारे सेक्शंस का रिकैप कर ले कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। चलिए सबसे पहले आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे थे वो चैप्टर का नाम क्या था बेटा, शेयर कैपिटल, ठीक है। टोटल सेक्शन कितने हैं, 43 से लेके 72 तक। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सर शेयर्स क्या होता है, कैपिटल का मतलब मनी, और शेयर्स क्या है बेटा, नथिंग, इट जस्ट अ राइट एंड लायबिलिटी। सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग 3 टाइप के शेयर्स हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेफर्ड। इक्विटी शेयर्स, जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी, और प्रेफरेंस का मतलब जिन शेयर होल्डर को 2 राइट्स है, पहले डिविडेंड और वाइंडिंग अप के टाइम में कैपिटल, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ प्रेफरेंस शेयर। और डेफर्ड, जिनको ये राइट सबसे बाद में दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड शेयर होल्डर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 44, जितने भी शेयर्स और डिबेंचर है वो सबके सब क्या है, मूवेबल है और ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फिर हमने सेक्शन नंबर 45 क्या पढ़ा, हर एक शेयर का अपना क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने सेक्शन नंबर 46 क्या पढ़ा, कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा SH1 में, और अगर शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर मेंटेन करना है SH2 में, विद इन 45 डेज लिस्टेड कंपनी और विद इन 3 मंथ्स अनलिस्टेड कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन होगा किसका, कंपनी सेक्रेटरी का और डायरेक्टर का, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो 2 डायरेक्टर का। फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 47, वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को ऑलवेज वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट कब आएगा, जब उनका राइट अफेक्ट होगा। राइट उनका कब अफेक्ट होता है, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, या जब कंपनी का क्या, उनका डिविडेंड राइट छीना जाता है।
लेकिन हमने नोट क्या पढ़ा कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लगातार 2 सालों तक डिविडेंड नहीं दिया गया तो उनके पास भी वही राइट आ जाता है जो एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। सेक्शन नंबर 48 हमने क्या पढ़ा, वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट। इसके लिए हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट को जाके देखिए क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट में ना तो नहीं लिखा हुआ, अगर ना लिखा हुआ है तो आप राइट तो वेरिएट नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ लिखा हुआ है अब आप आर्टिकल को चेक कीजिए, क्या आर्टिकल में ना तो नहीं लिखा हुआ, अगर ना लिखा हुआ है तो आर्टिकल को ऑल्टर कीजिए। अब मेंबर्स की मीटिंग बुलाइए और वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कीजिए और उसके बाद 3/4 ऑफ मेंबर से क्या कीजिए बेटा, परमिशन ले लीजिए। सॉरी बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, 3/4 मेंबर से क्या लेना है, परमिशन लेना है। जो 1/4 है जिनको राइट, जिन्होंने हाँ नहीं बोला वो अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए कि सर हमारा राइट गलत हो रहा है, तो एनसीएलटी क्या बोलता है, तुम अप्लाई करो एनसीएलटी 1 फॉर्म में, लेकिन तुम्हारे पास 10% का कैपिटल होना चाहिए। फिर हमने सेक्शन नंबर 49 में क्या पढ़ा कि जब भी कंपनी कॉल मंगाएगी, जब भी कंपनी क्या मंगाएगी, कॉल मंगाएगी, तो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए उस कॉल में, ऐसे नहीं कि आप किसी से भी कोई भी कॉल मंगा लोगे। सेक्शन नंबर 50 क्या बोलता है कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस तो मंगा सकती है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वोटिंग राइट या डिविडेंड राइट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कंपनी उसके ऊपर क्या दे सकती है, इंटरेस्ट पे कर सकती है। फिर हमने 51 में क्या पढ़ा कि डिविडेंड मस्ट बी पेड ओनली टू द पेड अप शेयर कैपिटल, जितना पेड होगा उतना ही डिविडेंड आपको दिया जाएगा। फिर हमने 52 में किसकी बात की थी बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले उसके रिगार्डिंग 4 बातें, इसको फ्री रिजर्व मत मानो, इसको प्रॉफिट मत मानो, इसको अलग से अकाउंट मेंटेन करो और इसका कैपिटल की तरह ट्रीट करो। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, तो बोला 5 जगह पे, बायबैक करने में, प्री एक्सपेंस को ऑफ करने में, इशू एक्सपेंस को करने में, बोनस शेयर्स इशू करने में, और एक लास्ट क्या था बेटा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ प्रेफरेंस। लेकिन अगर आपकी कंपनी अकाउंटिंग एएस मेंटेन करती है तो आप किस में कर सकते हो बेटा, इशू एक्सपेंस में कर सकते हो, उसके बाद बोनस इशू कर सकते हैं और बायबैक कर सकते हैं, करेक्ट है। फिर हमने सेक्शन नंबर 53 क्या पढ़ा, कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करेगी एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर आपने डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर दिया तो इसको हम वॉइड मानेंगे, लेकिन अगर आपने डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत अगर आपने डेट को कन्वर्ट किया है इक्विटी में तो वो डिस्काउंट में इशू हो सकता है, वो डिस्काउंट में इशू हो सकता है, करेक्ट है। चलिए उसके बाद हमने क्या बोला कि सर हाँ जब भी आप डिस्काउंट में इशू करोगे क्रेडिटर को तो आप क्या करोगे, हमेशा बुक वैल्यू लेना है, मार्केट वैल्यू आप कंसीडर नहीं करोगे। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स ओनली उन ऑफिसर्स, डायरेक्टर और एम्प्लॉय को दिया जाएगा जिनकी वजह से कंपनी को कोई फायदा हुआ है। अब इसके नॉर्म्स क्या है, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे और उस रेजोल्यूशन में लिखा होना चाहिए करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितने में दे रहे हो, कैश ले रहे हो नहीं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम 1 साल में कितना इशू हो सकता है, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 लाख विच एवर इज हायर। ओवरऑल कितना हो सकता है, 25%, लेकिन अगर स्टार्टअप कंपनी है तो 50% पहले 10 सालों के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो वो सेबी गाइडलाइन फॉलो करेगी और अनलिस्टेड कंपनी होगी तो वो कंपनी लॉ को फॉलो करेगी, और जो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन होगा वो कौन निकालेगा बेटा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकालेगा, और इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना है SH3 में। फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 55, ये क्या बोलता है, रिडम्पशन। जब भी आप रिडम्पशन करोगे तो आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, करेक्ट है। और रिडम्पशन करने के लिए पैसा कहां से लाओगे, करंट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का रिजर्व या नया शेयर्स इशू करके रिडीम कर सकते हो। मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड कितने सालों का होगा, 20 ईयर्स का होगा, लेकिन अगर आप इंफ्रा कंपनी है तो आपको 30 ईयर्स का मिलेगा, बट कंडीशन क्या होगा, आफ्टर 20 ईयर्स आपको 10% क्या करना है, रिडीम करना है। अगर आप के पास पैसा नहीं है, जिस टाइम रिडम्पशन के लिए जा रहे हो उस टाइम पैसा नहीं है आपके पास रिडीम करने के लिए, और आप नए शेयर्स इशू करके रिडीम करना चाहते हो तो 2 कंडीशन, सबसे पहला 75% ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछ लीजिए और साथ में एनसीएलटी का परमिशन लेके आइए, फिर आप नया शेयर्स इशू करके रिडीम कर सकते हैं।
सेक्शन 56, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोविजन है? अगर आप सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को शेयर्स दे रहे हैं तो 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आप एनी अदर अलॉटमेंट कर रहे हैं 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर आपका ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन हो रहा है तो 1 मंथ फ्रॉम द डेट जिस दिन आपने SH4 फाइल किया था, वही था ना SH4। एंड देन लास्ट क्या लिखा हुआ है? डिवेंचर का केस होगा तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है IFSCS वाली होगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो विद इन 60 डेज। करेक्ट है। अगर आपने किसी के शेयर सर्टिफिकेट को जानबूझ के अपने नाम पे करवाने की कोशिश कर दी तो उस केस में फाइन कितना लगेगा बेटा? 1 लाख से लेके 5 लाख तक, और जेल कितना होगा? 1 साल से 3 सालों तक। करेक्ट है, ध्यान से। अब ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन होगा कैसे? तो सर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन करने के लिए हम SH4 फॉर्म फाइल करेंगे। 60 डेज के अंदर में कंपनी को मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा हाँ या ना। अगर कंपनी ने रिप्लाई कर दिया ना तो मैं अपील कर सकता हूं, कहां पे? NCLT। अब प्राइवेट कंपनी कितने दिनों में अपील करेगी? तो बोला 30 डेज। कहां से? जिस दिन नोटिस आया, रिजेक्शन का नोटिस आया, या फिर 60 डेज जब से मैंने SH4 फाइल किया था। और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो 60 डेज जिस दिन नोटिस आया, और अगर ऐसा नहीं हुआ, नोटिस नहीं आया, तो 90 डेज जिस दिन मैंने SH4 फाइल किया। अब जब मैटर NCLT के पास जाएगा तो NCLT दोनों पार्टी की बातों को सुनेगा, या तो एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगा, या तो कंपनी को बोलेगा भाई तू 10 डेज में रजिस्टर कर। और अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन और 1 साल से लेके 3 साल तक का जेल। इसके बाद सेक्शन नंबर 59 क्या बोलता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मेंबर, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर आपका नाम गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर से डिलीट हो गया, अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाल दिया गया, या आपके नाम को रजिस्टर ऑफ मेंबर में डालने में टाइम लग रहा है, तो आप NCLT के पास जाओगे या तो आपका अपील डिसमिस हो जाएगा। अगर अपील एक्सेप्ट हो गया तो 10 दिनों के अंदर में कंपनी को उनका नाम रजिस्टर में डालना पड़ेगा। नहीं डाला तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन और 1 साल से लेके 3 साल तक का जेल। सेक्शन नंबर 60 क्या बोलता है? कंपनी कभी भी अगर अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को दिखाएगी तो साथ में आपको पेड अप शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी दिखाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 61 ये क्या बोल रहा है? ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, ये हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? देन सेक्शन नंबर 62 राइट इशू। हमने इसमें क्या पढ़ा कि जब भी कंपनी राइट इशू करेगी तो ऑलवेज किसको करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करेगी। उनको राइट इशू करेगी तो क्या इशू करेगी? लेटर ऑफ ऑफर। जब उनको वो लेटर ऑफ ऑफर देगी तो उनको 15 से 30 डेज का टाइम देगी, आइदर हाँ आइदर ना, या अपना राइट रिनाउंस कर दो। अगर शेयर होल्डर ने ना तो हाँ बोला, सॉरी ना तो ना बोला और ना ही राइट रिनाउंस किया, तो बेटा कंपनी ये शेयर्स जैसे भी चाहे वैसे किसी को भी सेल कर सकती है। लेटर ऑफ ऑफर ओपनिंग ऑफ ऑफर से 3 दिन पहले आप भेजोगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपका कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है या कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो उसके लिए उतना राइट रिजर्व करके रखोगे। अगर आपका कोई लोन ऐसा था या डिबेंचर ऐसा था जो फ्यूचर में किस में कन्वर्ट होने वाला है? इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, तो जब भी आप लोन एंड डिबेंचर की बात करोगे तो उसके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि हम इसको फ्यूचर में किस में कन्वर्ट करेंगे? इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, तो उनके लिए भी राइट रिजर्व करके रखा जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के मैंडेटरी डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की वजह से अगर कोई डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए भी रिजर्व रखा जाएगा। दिस इज सेक्शन नंबर 62। 63 में हमने क्या पढ़ा कि बोनस इशू अपन को करना है। क्या करना है बेटा? बोनस इशू। अगेन बोनस इशू सिर्फ किसको किया जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। पहली कंडीशन आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। ठीक है। शेयर्स आपका फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ठीक है। कंपनी ने डिफॉल्ट ना कर रखा हो किसका बेटा? डिबेंचर का, डिबेंचर के इंटरेस्ट का, लोन का, लोन के इंटरेस्ट का, डिपॉजिट का, डिपॉजिट के इंटरेस्ट का, इन सब का डिफॉल्ट कर रखा है तो आप बोनस इशू नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज सेक्शन नंबर 63। सेक्शन 64 क्या बोलता है कि आपको 3 चीजों के रिगार्डिंग SH7 फॉर्म फाइल करने। कौन से 3 केस? अगर आप ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल कर रहे हो, कैपिटल को अगर आप बढ़ा रहे हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 61, या फिर आप अगर क्या कर रहे हो बेटा? रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स का, तो SH7 फॉर्म आपको फाइल करना है ROC को विद इन 30 डेज। करेक्ट है। सेक्शन नंबर 65 क्या बोलता है कि अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर रही है? लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करे तो उनको क्या मेंटेन करना होगा? सम रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 66
और 68 से लेके 70 तक का सेक्शन हम कहां पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल और बायबैक में। और 72 क्या बोलता है कि आपके पास राइट है कि आप किसको अपॉइंट कर सकते हो, नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हो। कोई डाउट? पक्का? इसी के साथ हमारा ये चिंदी सा चैप्टर जो था बेटा, कौन सा, शेयर कैपिटल, खत्म। हाँ सर, 15% का रखना